श्रोताओं नमस्कार। आज विशिष्ट मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में हैं श्री विजेंद्र मोहन लखोटिया जी, जो आजकल बनारस से भ्रमण के दौरान यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे कार्यक्रम में उनसे बातचीत करेंगे कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी। तो हम आप दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और हम माइक्रोफोन देते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी को कि आप बातचीत का सिलसिला शुरू करें। धन्यवाद मिठाई लाल जी। बातचीत आप भी करेंगे, सिर्फ मैं नहीं। सवाल आप भी पूछेंगे और ऐसे तो बातचीत हम तीनों ही करेंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं ये बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि श्री विजेंद्र मोहन लखोटिया जी, जिनसे हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं, वे हमारे सबसे बड़े ताऊ जी भी हैं और आजकल जयपुर में निवास करते हैं। वैसे तो वो जयपुर, गोवा, नासिक और कलकत्ता सभी जगह ही प्रवास करते हैं। आजकल बनारस आए हुए हैं हम लोगों के पास। हमारे ताऊ जी का जन्म 19 मई 1934 को बालीगंज कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद उनकी स्कूली शिक्षा कलकत्ता और राजस्थान में चूरू दोनों जगह से हुई। तत्पश्चात आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे वापस कलकत्ता आए। उन्होंने आशुतोष कॉलेज से इंटरमीडिएट की अपनी शिक्षा की। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से बीकॉम की शिक्षा की। तत्पश्चात लॉ कॉलेज में दाखिला लिया था। उसके बाद वहाँ के जो तत्पश्चात उस समय के जो तत्कालीन कानून थे, शायद उनसे वो नाखुश थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सच्चाई कहीं उसमें छुप जा रही है। तो उन्होंने आगे फिर लॉ को छोड़ करके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। 1965 में उन्होंने उसकी पढ़ाई अपनी ख़त्म की कलकत्ता से ही। उसके बाद, उसके पहले भी वो कामकाज में आ गए थे और अपनी पढ़ाई चालू करने के बाद, जैसा कि उन्होंने बताया, 1952 से वो अपने कामकाज में लग गए थे और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरा करने के बाद हिंदुस्तान में कई जगहों पर वो अपने काम के सिलसिले में रहे, बाहर भी गए। उनका काफ़ी समय नाइजीरिया में गुजरा। उनके बारे में जो एक और मतलब आजकल तो ऐसा सोचना भी लगभग काफ़ी अचंभा ही जान पड़ता है कि इतने बड़े परिवार में सब लोग साथ रहे और साथ में सबका पढ़ाई वढ़ाई हुई, सब लोग बड़े हुए। 9 भाई 3 बहनों का परिवार था, जो अपने आप में ही एक आज के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। और तो हमारे ताऊ जी उनमें सबसे बड़े हैं। हम लोग प्यार से सब लोग बाबा जी बोलते हैं। तो हम लोग अब बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो आपसे पूछना चाहेंगे कि बचपन की आपसे अगर कोई एक याद पूछें कि जो याद आपको, अगर हमसे आपको जब बचपन याद आता है तो कौन सी एक याद जो कि आपको सबसे पहले आती है और जो आपको बहुत खुश कर जाती है, वो एक याद हम लोगों के साथ बताइए आप। उस वक़्त शरीर को पिष्टी लगा करके मुलायम रखने की, स्वस्थ रहने की एक परंपरा थी। वो काम मेरी माँ उस दिन कर रही थी और वो शरीर से उतरा हुआ जो बटन था वो डालने के लिए मैं बरामदे में से नीचे गया और मैं वहाँ गिर गया नीचे बरामदे से। नीचे चूने के नुकीले पत्थरों का एक स्टोर था जो हवेली की मरम्मत में काम आ रहा था, लेकिन ऐसी कुदरत की कुछ देन हुई, उसके बीच में एक जगह थी, लोगों ने बीच में से पत्थर उठाए, चेजारे ने। रहीम मुस्तागार था उस वक़्त और उस बीच वाले खड्डे में गिरा। अच्छा। तो मेरे कोई चोट नहीं आई, लेकिन मेरे मन में ये डर हुआ कि अब मैं घर लौटूंगा। मेरे रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, वो उनमें रेत वेत लगेगी, मुझे पिटाई होगी आज गंदे करने के लिए। पैंट झाड़ता हुआ मैं उठ करके हवेली में आ गया
बाबूजी ने देखा, बाहर शोरगुल हो गया, लखोटिया जी आपका बच्चा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। नौकर चाकर दौड़े, बाबा भी भागे। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने आके जांच के बता दिया कि नहीं, कोई चोट इसके नहीं लगी है। बस ये घटना मुझे हमेशा याद रहती है। उस दिन से ईश्वर ने मुझे सारी मुसीबतों से बचने का श्री गणेश कर दिया था, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, उस समय आप लगभग कितने उम्र के, कितने साल के रहे होंगे? 5 वर्ष। हाँ, 5 वर्ष के। और ये कलकत्ता की या नहीं, राजस्थान की, चूरू की घटना, ये चूरू की हवेली में हुआ है सर। ये चूरू की घटना। अच्छा, तब आप चूरू गए हुए थे? हाँ। आपका जन्म लेकिन बालीगंज में आपने बताया। ये ठीक 5 वर्ष नहीं, करीब 6-6.25 वर्ष की बात है, क्योंकि 1940 में हम लोग चले गए थे चूरू। अच्छा अच्छा। इसका जन्म है मेरा 1934 का। 1940 की दिवाली की पूजा करके हम लोग कलकत्ते चले तब के चूरू के बारे में कुछ बताइए। तब चूरू कैसा था? क्या चूरू में कभी आप लोगों ने मोटर देखी थी? नहीं, कोई मोटर नहीं होती थी। और उसमें उस वक़्त हम स्टेशन से रेलगाड़ी से उतर करके और ऊंट के इक्के चलते थे, घोड़े के तांगे चलते थे। सामान सारा ऊंट के इक्कों में रखा गया और हम लोग, सुल्तान नाम का एक बहुत विश्वस्त घोड़े वाला था, वो अपना तांगा लेकर के आया। हम लोग सब आराम से बैठे, दूसरे 2 तांगों को उन्होंने साथ में लिया और सारे परिवार को लेकर हम हवेली में पहुंचे। ये जब आप कलकत्ता से चूरू आप लोग गए थे। अच्छा, कलकत्ता से चूरू का सफर कैसा था आपका? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज कैसे गए थे? क्या चीज का सफर था? रेलगाड़ी का? रेलगाड़ी का फर्स्ट क्लास में थे हम लोग। कैसे आप लोग गए? कलकत्ता से सीधी ट्रेन थी वहां की कि दिल्ली होते हुए? नहीं, वो आकर के रेवाड़ी तक उतरती थी, फिर रेवाड़ी से दूसरी ट्रेन बदल के आना होता था। दूसरी ट्रेन बदल के जाते थे। और तूफान मेल चलती थी। तूफान मेल? हाँ। तो वो तूफान मेल कहाँ से? कलकत्ता से? कलकत्ता से चलती थी, दिल्ली के बीच में। हाँ। दिल्ली तक चलती थी। दिल्ली से फिर घोड़े का कोई तांगा लेके या कोई चीज लेकर के रेवाड़ी तक आते थे। रेवाड़ी से फिर ट्रेन पकड़ के चूरू आते थे। और सफर में खाना कहाँ खाते थे? जी, सब ट्रेन में खाते थे, लेकिन अधिकांश खाना घर का लेके चलते थे, क्योंकि सब चीज शुद्ध घी में बनती थी। सब्जी, रोटी कौन सब बनाता था? दादी जी? दादी जी बनाती थी, मेरी मम्मा बनाती थी। और इसलिए रेल का खाना हम लोग नहीं खाते थे नॉर्मली। क्या खाने में बनता था, अगर आपको याद हो तो? जैसे अभी तो रेल के सफर में अगर कढ़ाई की पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी मिल जाए, सांगरी की सब्जी और ताल मखाने की सब्जी घी में, ये सब बनती थी। ये यात्राओं में खूब बखूबी चलती थी। और कितने दिन का लगभग सफर रहा होगा वो? क्योंकि उस समय तो कोई एयर कंडीशन होता नहीं था, गर्मी के रास्ते होते होंगे। कलकत्ते से दिल्ली 3 दिन, फिर रेवाड़ी करीब 3 घंटे का। रेवाड़ी से ट्रेन पकड़ना बीकानेर मेल, बीकानेर मेल फिर जोधपुर से भी बाद में चलने लगी है दिल्ली तक। तो उस वक़्त रात को चलते थे वहां से या सुबह चलते थे, तो 12 घंटे की जर्नी होती थी आने के लिए। इतना लंबा सफर जैसे आपने बताया 3, 4, 5 दिन तक भी लग जाते थे। ट्रेनें लेट भी होती होंगी, रुकती भी होंगी रास्ते में। तो इतने लंबे सफर में आप लोग नहाते कैसे थे? कहीं नहाते थे? इतनी गर्मी, और कोयले इंजन होते थे, तो कोयले इंजन से इतनी भाप आना और काली खाना। याद है आपको कि अगर आप लोग को इतने लंबे सफर में नहाने की जरूरत? एक दिन नहाए थे इस पूरे सफर में, वो दिल्ली में नहाए थे। अच्छा। दिल्ली में एक पुरानी दादी जी हमारी होती थी, चांदनी चौक में। अच्छा। तो उनकी पुरानी हवेली में जाके नहाना धोना किया। कंपनी बाग से वो रास्ता जाता था दिल्ली स्टेशन से, वहां से नहा धो करके और फिर दादी जी ने खाना खिलाया, वापस आ गए। मतलब ये जो आप यादें हम अपने संस्मरण हम लोग के साथ साझा कर रहे हैं, ये आप शायद 6-7 साल के? हाँ, 6-7 बड़े माने अद्भुत यात्रा है हम लोग कहेंगे। अच्छा, एक चीज बाबा जी हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी सुना है। आपके दादाजी होम्योपैथी के बहुत विख्यात चिकित्सक थे और बहुत होम्योपैथी के लिए उन्होंने खूब सेवा की वहाँ के लोगों की।
तो जरा सा संक्षेप में आप उनके बारे में और आपके उनके क्या संस्मरण थे, क्या याद थी, कहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे, कहाँ पर वो दवाएं लोगों को देते, उसके बारे में जरा सा बताएं। का होम्योपैथी का दादाजी का नाम भी आप बताएं। दादाजी का नाम था भीखम चंद जी। उनकी मित्रता कलकत्ते के एक प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर इंदुभूषण सान्याल से थी, जिन्होंने मेरे मामा जी का इलाज किया और वो मरणासन्न हालत में ठंडे होके पड़े हुए थे। 1-1.25 घंटे तक इंदुभूषण जी ने उनकी नब्ज पकड़ी रखी। दादाजी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? बोला, मैं इस नब्ज को गणेश जी की कृपा से ठीक करने की पहले रही सुननी चाहिए मुझे, अभी बहुत धीमी है। और 1-1.25 घंटे के बाद मामा जी को होश आ गया और उन्होंने उनको पहली दवाई दी। तब दादाजी ने कहा कि डॉक्टर इंदुभूषण, अब मैं आपसे होम्योपैथिक की बात समझना चाहूंगा ठीक से। तो ये कलकत्ता से उन्होंने होम्योपैथी की जो शिक्षा थी या जो, और फिर उन्होंने होम्योपैथी की मटेरियल, ये मेडिको जितने और जनरल थे वो सब पढ़ना शुरू किया। आरोग्य मंदिर विठलदास जी मोदी का था, वहां से साहित्य मंगाना शुरू किया। ये लगभग किस सन की बात आप बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ 1943 से बाद की। 1943 से 43 के हाँ, बाद की। मतलब 1943 हिंदुस्तान आजाद से तब नहीं हुआ लगभग था। 1950 दादाजी सिर्फ धोती और एक गंजी पहन के बैठते थे, छाया में बैठते थे पौधों के पास। हमारे चूरू की हवेली में एक बहुत अच्छा बगीचा होता था जिसमें चमेली और जूही के फूल, कोयली के फूल, ये सब खिले रहते थे चारों तरफ। लेकिन धूप में बैठते थे, सिर पे एक गीला गमछा करके डाले रखते थे और रोज उनकी हाथ की लिखी हुई कोई न कोई कॉपी अभी भी मेरी चूरू की हवेली में है। 400 व्यक्तियों को रोज दवा देते थे, सबका डिटेल वाणिका में लिखते थे मोड़ी अक्षरों में, और शाम को गरीबों के घर जाके देख के आते थे कि उस बच्चे का क्या हाल है या उस बहू का क्या हाल है। बहू, बच्चे, युवतियां, युवक सब उनको बाबा जी के नाम से जानते थे, बाबा जी के नाम से ही पुकारते थे। और ये जो दवाइयाँ देते थे वो दवाइयाँ कहाँ से आती थी? वो सब बाबूजी लाते थे दिल्ली से, दिल्ली से, एनीमैन कंपनी से। अच्छा। और लगभग कितने साल उन्होंने ये चीज चूरू में की होगी? 1943 से लेकर के दादाजी गए हैं, मेरे ख्याल, मैं ठीक से नहीं बता सक रहा हूँ अभी याददाश्त के हिसाब से, लेकिन 40-45 साल उन्होंने रेगुलर दवा दी है चूरू में। और बीच बीच में कलकत्ते जाते थे कभी, बस। और इतने लंबे समय के दौरान जब उन्होंने ये दवाएं दी तो आप लोग भी सब उनको देखते होंगे, आप लोग छोटे रहे होंगे, अपने दादाजी को आप लोग देखते होंगे। आप लोग कैसे इन कार्यक्रमों में शामिल होते थे? आप लोग की क्या दिनचर्या रहती थी? क्या सहयोग आप लोग करते थे? और क्या कभी आपके मन में इच्छा हुई कि हम भी होम्योपैथी के डॉक्टर बने? नहीं, उनकी सेवा को हम लोग बहुत प्रशंसा और पूज्य भाव से देखते थे कि दादाजी का स्वभाव कितना मृदुल है, ये गरीबों की कितनी परवाह करते हैं। सुबह दवा देते हैं, शाम को उन गरीबों में, जब करोड़पतियों के तांगे 1-2 रोज शाम को आ जाते थे, बाबा जी हमारे घर चलिए, बहू की तबीयत खराब है। बोले, भैया तुम तो डॉक्टर को दिखा सकते हो, वो गरीब किसके पास जाएगा, मैं पहले वहाँ पैदल जाके आऊँगा। और फिर रात को टाइम हुआ तो इनके घर देखने जाते थे। तो और उनके 2 मित्र थे, एक भैरवान जी मर्दा, तो उनके घर रेडियो था। अच्छा। तो रेडियो पर खबर सुनने जाते थे, दोनों मित्र एक साथ बैठते थे। अच्छा। भैरवान जी मर्दा, दादाजी, हम लोगों को सुबह दोनों बंधु घूमने जाते थे, तो हम लोग घर से दादाजी के साथ निकलते और दादाजी, माने हम लोगों को 4 बजे उठ के तैयार होना पड़ता था घूमने के लिए, ड्रेस पहन के, और जा करके भैरवान जी मर्दा की हवेली के सामने, भाई जी तैयार है तो आ जाइए नीचे, हम लोग निकल रहे हैं आगे। बस आया, रुके 2 मिनट में आता हूँ। और वो दादाजी आते थे, उनको भी हम दादाजी बोलते थे। दोनों मित्र बातें करते हुए चलते थे। चूरू स्टेशन से रेलवे लाइन पे चलना शुरू करते थे और आसलू स्टेशन, जो करीब
चूरू से 8 या 9 मील पे है। वहां से घूम के जो रास्ते ऊंटों की गाड़ियों के आने के चूरूगढ़ के पास आते थे, मंडी के पास, वहां तक पैदल आते थे और घूम के आते आते ये चक्कर कम से कम 14 मील का होता था। मतलब बहुत स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। आप लोगों को कभी ले आते थे अपने साथ इतना लंबा घुमाने? कभी आप लोग गए? रोज जाते थे उनके साथ। अच्छा, आप लोग भी जाया हाँ। करते थे? अच्छा। सब और बच्चों को, मैं, जगमोहन, आनंद भी शामिल था, राम मोहन तो बच्चा था उस वक्त, तो 3 भाई को तो जाना ही पड़ता था इनके साथ। उठ के आलस करने का कोई काम नहीं होता था। और जो हमने आपसे एक चीज और जाननी चाहिए कि कभी आप लोगों के मन में होम्योपैथी के डॉक्टर बनने की इच्छा थी? नहीं, मेरे मन में तो नहीं थी। कम से कम मैं ये चाहता था कि मैं दूसरे क्षेत्र में जिस पे मैं शुद्धता से बातचीत कर सकूंगा और इंडिया में ईमानदारी के साथ चीजें बेची जाए, इस बात में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था और मैंने उसी के लिए सारे जीवन भर काम किया, पढ़ाई भी की इसीलिए, और उसको मैंने निभाया ठीक से। अच्छा, ये जो आप एक बचपन की अपने चूरू की जो अभी बातें बता रहे थे और आपने एक जिक्र किया कि न्यूज आप लोग रेडियो पे सुनते थे, वो लोग दोनों लोग, आपका पसंदीदा प्रोग्राम क्या था रेडियो पे उस वक्त में? पुरानी फिल्मों के गाने। कौन सा प्रोग्राम? सुरैया, अच्छा। लता मंगेशकर, केएल सहगल हाँ। और शमशाद बेगम। कोई एक पसंदीदा गाना अपना बताइए जो आपको उस वक्त खूब अच्छा लगता, आपको मन करता हो कि खूब बार आए रेडियो पे हम सुने। लिल्टिंग ट्यून राज कपूर ने अपनी फिल्म में दी थी, जिया बेकरार है छाई बहार है। अरे वाह वो तो हम लोग का आज भी बड़ा प्यारा गाना है, सदाबहार गाना है। एक और दादाजी था उस समय, वो एक बंगला बने न्यारा, और एक गाना बहुत ही सहगल साहब का था, तो वो भी बहुत पसंद रहा होगा आपको। हाँ। पिक्चर देखते थे आप लोग? पिक्चर देखने जाते थे? पहली हाँ। पिक्चर कब देखी आपने? पिताजी के एक फ्रेंड थे कोठारी जी, फतेह चंद जी कोठारी, उनका एक सिनेमा हॉल था पैराडाइज। कहाँ पे? चूरू में। अच्छा। तो मैंने और जगमोहन ने एक दिन सोचा कि सिनेमा कैसे जाया जाए, इतने लोग क्यों जाते हैं वहां पर, क्या देखने के लिए जाते हैं। भाग्य से उस दिन गुणचंद लाल जी कोठारी और बाबूजी वो प्रोजेक्शन रूम में बैठे हुए थे। हम लोग चले गए वहां, बोले, गुणचंद लाल जी को बोले कि काका जी हम फिल्म देखेंगे। अरे क्या की फिल्म देखोगा, आज इंद्रपुरी में डांस हो रहे है, देखिए यहीं से देखिए। तो मैं और जगमोहन दोनों बात करे, ये क्या इंद्रपुरी है, लड़कियां नाच रही है, आधे कपड़े पहने आधे खोले हुए, ये सिनेमा होता है? हम बोल के वापस आ गए, नहीं देखना हमको एक गंदा चीज। तो गुणचंद लाल जी कोठारी ने कहा, भाया द्वारका, छोरा तेरा ही है ना, इतना साफ सुथरा इनका दिमाग तुम लोगों ने रखा, ये सिर्फ भीखम चंद जी और तुम्हारी जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका रही है उस पवित्रता के कारण है। हम लोग बोले, बाबूजी आप लोग बाद में आइएगा, हम लोग जा रहे हैं घर। मैं जगमोहन दोनों। तो फिर पिक्चर देख पाए कि नहीं आप लोग? नहीं, तो चूरू की डांस देखा। तो चूरू में पिक्चर चलती थी, लगती थी पिक्चरें? हाँ, एक महीने चलती थी। वो क्या फिल्म था जो 4 साल चली, अरे हमारा, अच्छा वो ये जो अकबर वाली मुगले आजम, पुरानी, जिसमें एक बीना राय या एक उनके साथ हीरो था, बीना राय के साथ। नहीं तो आपने पहली पिक्चर कब देखी? चूरू में कभी देखी जब आप गए हो सिनेमा हॉल? कलकत्ता आके देखी पहली पिक्चर। हाँ। कौन सी थी वो पहली पिक्चर जो आपने देखी? या हॉल का नाम याद हो अगर आपको, जिस हॉल में देखी? भवानी सिनेमा टालीगंज में था और उसमें अशोक कुमार, नलिनी जयवंत हीरो हीरोइन थे, जिसमें ये गाना नलिनी जयवंत के मुंह से गाया गया था, मेरा सुंदर सपना बीत गया। अच्छा बहुत बढ़िया लगता था वो गाना उस वक्त, और आज भी वो प्रिय गानों में है मेरे लिए, गीतों में। अच्छा। तो उस समय जो है वो मतलब आपको किसी ऐसे मन में आता था कोई सवाल कि नहीं किसी फिल्मी स्टार से मिला जाए या कुछ ऐसा उस क्षेत्र से ऐसा हो? नहीं, बस उनके प्रति श्रद्धा रहती थी कि ये लोग किस तरह समय के अनुसार, भाव के अनुसार डाल लेते हैं। हम लोगों को
मैं शुरू से ही मेरा मार्केटिंग की तरफ ध्यान था, तो इसलिए मैं ये बात मेरे मन में जमाता रहा कि मेरा प्रश्नकर्ता जो मेरी चीज़ को लेने वाला है उसका मैं सच्चा जवाब दूं, ताकि वो उससे प्रभावित हो कि लेनी है तो लेगा, नहीं लेनी है तो नहीं लेगा, डिसाइड कर ले अपने मन में। बहुत और मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा इसमें, एक बार भी झूठ नहीं बोलना पड़ा मुझे मेरी मार्केटिंग लाइफ में। तो दादाजी यहाँ पे बहुत मुश्किलें भी कई बार आती रही होंगी कि हाँ। लोग आपसे नाराज हो गए हाँ। और आपको फिर मायूसी हुई। हाँ, तो ऐसी कोई याद आपकी? तरह तरह के डीलर्स एसोसिएशन बने हुए थे एक बड़े बड़े स्टेशन पे, जी। तो दूसरे एरिया मैनेजर्स भी जाते थे। जैसे मेरी एरिया कभी उत्तर भारत हुई, कभी पूर्वी भारत हुई, तो और दूसरे एरिया मैनेजर भी थे, लेकिन उनको असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का बना रहा, दे वर ऑल कॉल्ड एरिया मैनेजर्स। तो जाके तरह तरह की बात बताते थे। हम लोगों के पंखे, ओरिएंट पंखे में हम एक बॉल बेरिंग एक बुश बेरिंग लगाते थे, उषा वाले 2 बॉल बेरिंग लगाते थे। जी। तो एक दिन क्रॉम्पटन वाले एक आदमी से भिड़ गया मैंने कहा अगर बेरिंग से ही पंखा होता आप 3 क्यों नहीं लगाते क्रॉम्पटन पंखे में? लगा लीजिए, कौन मना करता है, 13 रुपए का बेरिंग आता, लगा लीजिए। सिलीगुड़ी में एक जंगल में मैं एक डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर से मिलने गया, तो उसके बाहर बैठे बैठे बात हुई। तो जब भीतर गया तो उस ऑफिसर ने, डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर डिप्टी इंजीनियर था वहाँ का, जी। तो उसने कहा कि मिस्टर क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, लुवालिया या कुछ ऐसा नाम था, पंजाबी थे, क्रॉम्पटन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए गए थे। तो उस डिप्टी इंजीनियर ने कहा कि लुवालिया जी, सॉरी आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर ओरिएंट फैंस एंड दोज फैंस विल बी यूज हियर ओनली, बिकॉज मुझे ज़्यादा बड़ाई नहीं सुननी है, जो सच्चाई है वो जानने की ज़रूरत है। वो मिस्टर लखोटिया आके मेरे को बता के चले गए, वो वैसे ही पंखे हैं उनके। और आज भी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमरे में भी ओरिएंट पंखा लगा हुआ है, बिना आवाज़ के चल रहा है ये तो जो पंखा आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना पंखा है, और ये हमारी नानी 1949 मॉडल का पंखा है। हो सकता है, क्योंकि हमको अपने बचपन से याद है कि हमने नानी जी के कमरे में यही पंखा देखा था। तो ये पंखा आज भी चल रहा है और बड़ी अच्छी हवा देता है पूरे कमरे में। ब्लेड का एंगल इतना ऐसा ठीक से बनाना होता था हमारी ओरिएंट फैन की फैक्ट्री में। एक हर कोने में, कमरे में, हर जगह पे हवा का प्रेशर कितना है नापने का एक एयर डिस्ट्रीब्यूशन रूम ओरिएंट फैन में अकेली कंपनी थी वो, जिन्होंने ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर कितना है, हवा कितनी है कमरे में, मापने का एक यंत्र बना करके लगाया था। एंड दैट वर्कड टू पुट ओरिएंट फैंस ऑन द टॉप। मतलब 2 लाख पंखे था जिस वक्त में, 2 लाख पंखे का प्रोडक्शन था जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया, और जिस दिन छोड़ के नाइजीरिया गया उस दिन 15 लाख का प्रोडक्शन था पंखे का सालाना। कहने का मतलब कि साइंस तो बिकती है, साथ साथ में सच्चाई भी। हाँ, तो साइंस और सच्चाई जब दोनों मिल जाए तो फिर तो विज्ञान को झूठ बताना, झूठ प्रोडक्शन करना और खाली एक मानवीय कृति मानना, ये मैं कभी स्वीकार नहीं करता। बिकॉज साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें ज्ञान के सत्यों को मानना पड़ेगा, उन नियमों को, जो उसके केस में जाएगा मिट जाएगा वो। मेरा पक्का ध्यान है ये। अच्छा, साइंस जैसे आप बता रहे हैं, जब आप लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, अपने स्कूल से आप से संबंधित हमारे मन में 2-3 आपके लिए सवाल हैं। एक कि आपके स्कूल में सबसे अच्छे मित्र कौन थे? जैसे हम लोग स्कूल में हम लोग सब लोग कहते हैं ना ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे सबसे पहले अच्छे मित्र आपके कह लें, या स्कूल के सबसे अच्छे मित्र कौन थे? और दूसरा सवाल उसी में कि आपके सबसे प्रिय अध्यापक कौन से थे और किस विषय के थे? ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है, उसमें कुछ अनप्लेजेंट बातें बोले बिना जो दूसरों के प्रति मिठास पैदा हुई उसका कैसे अंदाज लगाएंगे आप? स्कूल में मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं एक पुरखचंद कोठारी जो अब नहीं कायम है, एक है महावीर सेवक जो कायम है, शिव जी का पूजक है वो, और एकदम शुद्ध भाव से रहता है। आज भी मेरी उससे फोन पे बात होती है तो हम पुरानी यादों में भूल जाते हैं। ये स्कूल मतलब आपके कलकत्ता के? सरदार विद्यालय, कलकत्ता के चूरू। चूरू। हाँ। और शिक्षकों में
जो हमारे घर के सामने एक पुरखचंद जी ओझा की एक फैमिली थी, जो हमारे घरू पंडित होते थे, लेकिन उनका क्रम था सुबह उठते ही 5 बजे से अपने बरामदे से गालियां देना शुरू करना हमको। अच्छा। जितनी गालियां हो सकती है वो सारी के सारी उनको कंठस्थ थी क्योंकि उनको हमने माना नहीं कभी। अब बाबूजी ने कहा आप जितनी गालियां देंगे मैं आपसे उतने दिन बात नहीं करूंगा। अच्छा। आप जो हमारे पुरोहित हैं तो हैं, हम पुरोहित नहीं मानते आपको। उन्हीं के पुत्र चिरंजी लाल जी हमारी सरदार विद्यालय स्कूल में सेकंड हेडमास्टर थे। तो बाबूजी ने जाके हेडमास्टर साहब से कहा कि देखिए चिरंजी लाल ओझा के पिता के साथ हम लोगों के संबंध खराब है, ये कभी मेरे बच्चे को मार पीट दिया तो बर्दाश्त नहीं होगा, खून खराबा हो जाएगा इस बात को लेके। तो हेडमास्टर जी ने कहा आप चिंता मत करिए, चिरंजी लाल बहुत समझा हुआ आदमी है और आज मेरी इंग्लिश की जितनी क्षमता है वो चिरंजी लाल जी के वजह से है। क्या बात है। ट्रांसलेशन करना, क्रिया के बाद मैंने सब्जेक्ट के बाद कैसे क्रिया लगाना, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन करना, ये चिरंजी लाल जी ने मुझे समझाया, जो आज तक मुझे कलकत्ते में अमेरिकन सोसाइटी के एक फंक्शन में मुझे बेस्ट इंग्लिश स्पीकर का अवार्ड मिला। अरे वाह। वो आज भी मेरे पास कायम है जी। और बंगला लगभग मेरी मातृभाषा थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, हिंदी बोलता ही था। राजस्थानी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राजस्थानी परिवार राजस्थानी में बात करें। लोग जिस प्रदेश के हैं वो अपनी मातृभाषा को, जन्म की पहली भाषा जिसमें माँ बाप बोलना सीखा, उसको भूले नहीं, लेकिन उसके बाद हिंदी में जितनी बात कर सकते हैं वो करें। उसके बाद कोई प्रांतीय भाषा का कोई आदमी है जो हिंदी नहीं समझता तो उससे अंग्रेजी बोलिए, क्योंकि लिंगुआ फ्रैंका ये 100-125 वर्षों तक रह गई इंडिया की पढ़े लिखे लोगों की जी। तो इसलिए ये लाचारी सी है थोड़ी, बट ठीक है, एक समय आ जाएगा जल्दी, सब हिंदी सारे हिंदुस्तान में समझी जाएगी ठीक से, तो उस वक्त ठीक हो जाएगा। उस वक्त जब आप कॉलेज में आए कलकत्ता में, तब देश आजाद हो चुका था। कॉलेज में आने पे तो आपका देश आजाद देश हो चुका था। तो थोड़ा सा बताइए, लोगों के मन में जब आप लोग कॉलेज में जाते थे, सब लोग यंग थे, खूब उन लोग के भी सपने होते होंगे, देश नया नया आजाद हुआ था तो और ज्यादा सपने होते होंगे, बहुत करने की ताकत, इच्छाएं होती होंगी। तो कैसा माहौल कॉलेज में रहता था, थोड़ा सा उस बारे में हम लोगों को बताइए। प्रांतीयता का जहर उस वक्त इतना तेज था कि सुभाष बाबू का एक भतीजा गोरा बोस ने एक दिन, हमारे कॉमर्शियल ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे डॉक्टर एस.सी. बोस, जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत नाम था, वो पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने, गोरा बोस ने कहा कि सर आप राजस्थान के बारे में इतना बोलते हैं, ওখানে কি আছে বালির ঢের সেবা, আঁধিতে ধুল উঠে চারিদিকে, চোখে নাকে সব জায়গা ভর্তি হয়ে যায়, কি আছে রাজস্থানে। तो एस.सी. बोस प्रोफेसर ने जवाब दिया था कि তুমি একবার গিয়ে রাজস্থানে পানিহারিনরা যখন 4টা ঘোড়া মাথায় নিয়ে 2টা কাঁধে নিয়ে যখন যায় বাড়িতে গীত গাতে, গীত করতে করতে, তখন কি শোভা হয় তা তুমি দেখো। কিংবা রাজস্থানে একটা বালির চিলার উপরে एक वीर बधूटी लाल छोटी मखमल की पीठ जैसी होती है, वो किस तरह से चलती है जैसे एक सुंदरी की मांग भर रही है, वो तुम देख के नहीं आए तो तुम्हारा जीवन वृथा गया। ये डॉक्टर एस.सी. बोस ने जिस दिन कहा गोरा बोस को, उस दिन मैंने समझा कि ये आदमी वाकई विद्वान है और ये हिंदुस्तान को प्रेम करने वाला आदमी है। उनके घर हम मिलने गए तो उन्होंने मेरे से मारवाड़ी में कहा, क्या विजय बैठ, KPC मैंने क्या पियोगे ऐसा। तो मैंने कहा आप जो पिला देंगे। बोले भाई मैं तो मतीरे का रस पिलाऊंगा गर्मी में जी। और राजस्थान में वही सबसे बेस्ट चीज होती है और मैं बीकानेर से मंगवाता हूँ, ये अच्छा। ब्राह्मणी मतीरे कहलाते हैं वो, उसके जैसा मीठा मतीरा कोई नहीं होता। मतीरे का रस प्रोफेसर एस.सी. बोस के घर हम पी के आए दोपहर को। ये सब मेरी उस वक्त की बहुत नहीं भूलने वाली चीजें हैं। जब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने देखा, दादाजी से पूछा कि ये बंगला बोलने जानता है कि नहीं, ये भी भूल गया।
मैं बोला मैं तो भूल गया। तो हमारे प्रोफेसर ने एक मजाक किया, सेन साहब ने, कि यहाँ 6 कॉलेज और लगती है, 6 उसी टाइम में जिसमें 6 से 9 कॉलेज होती है, 6 सिनेमा हॉल के नाम बता दिए। बोले हफ्ते में एक दिन ये सिनेमा हॉल जाएगा, बंगला पिक्चर देखेगा, 3 महीने बाद इसकी परीक्षा लूंगा बंगला कितना रिकूप किया वापस। और दादाजी को बोल दिया कि इसको ₹125 दे दीजिएगा, ये इसको कभी मैंने 5 आने वाली दीवार पे बैठे हुए देख लिया तो पीट पीट के हलवा इसका निकाल दूंगा सारा। तो हम ₹125 के टिकट में ड्रेस सर्किल में बैठते थे उस वक्त। बंगला पिक्चर 3 महीने देखी और बंगला मेरी पूरी रिकूप हो गई ठीक से। आवाज में तान एक चीज होती है जो बंगाली लोग बोलते हैं, वो है मेरे, उतना स्पष्ट नहीं बोल सकता बट ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करता बंगला बोलने में, ठीक। अच्छा, उस समय जब आप लोग कॉलेज में थे तो कुछ कलकत्ता तो खाने पीने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया बढ़िया एक से एक वहाँ पे, और बंगालीज को भी खाने का बहुत शौक है, आर्ट एंड कल्चर का भी उनको बहुत शौक है बंगालीज को। तो थोड़ा सा उस वक्त एक कलकत्ता के बारे में बताइए कि आप लोगों को जैसे बाहर खाते थे तो किस जगह खाते थे और क्या तरह की चीज़ों का खाने का शौक था, और किस तरीके से वहाँ पे, जैसे दुर्गा पूजा कलकत्ता में बहुत मनाई जाती है, तो उस वक्त के जो कलकत्ता में लोगों के त्योहार वगैरह होते थे, आप लोग कैसे उसमें शामिल होते थे, थोड़ा सा उन बारे में बताइए। दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार होता है बंगाली समाज में, और बहुत तरह की चीज़ें बनती है। लोग सुबह 4 बजे से उठ करके भगवती का श्रृंगार सारा सब करना शुरू होता है। लेकिन उस वक्त हमको जो चीज़ पसंद थी, बंगाल में एक चीज़ होती है कोड़ा पाकेर संदेश, तो वो थोड़ी कड़ी होती है लेकिन बहुत बढ़िया होती है। और एक राधा वल्लभी नाम की एक चीज़ होती है जिसमें मीठी दाल चने की और वो राजस्थानी चिल्ले जैसा एक वो होती थी राधा वल्लभी। वो खाने हम धर्मतला स्ट्रीट पे एक कोने पर है केसी दास की दुकान, वो बेस्ट होती थी। तो केसी दास के यहाँ जाके राधा वल्लभी और वो मीठी दाल ये खाना जरूरी था। जो राइटर्स बिल्डिंग के बगल में जो कोना है वहां पे? नहीं, के धर्मतला की जो पोस्ट ऑफिस है, जहां से एक रास्ता अपर चितपुर रोड चली गई, दाहिने से स्टेट्समैन हाउस के बगल में से चली गई सेंट्रल एवेन्यू, और स्टेट्समैन हाउस के दाहिने से चली गई धर्मतला। बस जहां बस ट्रामें घूमती है उस जगह पे केसी दास की दुकान थी। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से चल के पार सीट पे ट्राम पकड़ने की बजाय हम लोग केसी दास आते और मिष्टी दाल और वो राधा वल्लभी खा के तब वहां से ट्राम पकड़ दे। बहाना और कारण ये था इस देरी का कि हम दादाजी से बाबूजी से कह देते थे कि वहां जाकर ट्राम में बैठने की जगह मिलती, क्योंकि एस्प्लेनेड में सब ट्राम खाली हो जाती है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसलिए हम एस्प्लेनेड जाते थे केसी दास के लिए। अच्छा, क्या और घर पे आपका सबसे पसंदीदा क्या खाना था उस वक्त? क्या आप, जैसे आप जब छोटे थे तो दादी जी को क्या बोलते थे कि हमको ये खाना है, किस खाने के लिए आप जिद करते थे? कढ़ाई की पूड़ी और अमरस। तो आपके आमरस का अब समझ में आया कि मतलब बहुत पुराना प्यार है आपको आमरस से। हाँ, एक बाल्टी 10 सेर तक की अमरस पी चुका। आज भी बाबा जी अभी हम लोगों को बोल रहे थे कि एक दिन कुछ नहीं डिनर में बनाएंगे, सिर्फ आमरस पियेंगे। तो वो मेरे जो चिरंजी लाल जी ओझा जिनका मैंने नाम बताया, सेकेंड हेडमास्टर थे सरदार विद्यालय में, जब मैं एक बार कलकत्ते से वापस गया चूरू, तो बोले विजय आप आज हम लोग खाना एक साथ खाएंगे। चले गए हम उनके घर, ये पुरखचंद जी के लड़के जिनकी बात मैं पहले बोल चुका हूं। 2 आसन बिछे हुए हैं छत पे और वो मुंडेर से हमारा पूरा मैदान दिखता है घर का। चिरंजी लाल जी के भाई को हम लोग उसे गुरानी जी बोलते थे, गुरानी जी, गुरु की पत्नी। लाई एक बाल्टी और 2 गिलास रख के चली गई। बाल्टी 10 सेर की अमृत से भरी हुई है। तो मास्टर जी ने कहा शुरू हो जा। तो मैंने कहा गुरु को पहले शुरू करना चाहिए, आप पीजिए। तो उन्होंने मैं गिलास सरका के लोटा उठा लिया, लोटा भरा, पी लिया।
मैं गिलास से पीता रहा। उनका 1 लोटा खत्म हो तो मेरा 1.5 गिलास खत्म होता उतना। अच्छा। नीचे आवाज दी अपनी पत्नी को, दूसरी बाल्टी भर के और ला के रख दी कि 10 सेर की। अरे बोला, मेरे मास्टर जी बोले कि अगर तू ये आधे से कम पिएगा तो तुमको यहाँ से अमरस में नहला के घर भेज दूंगा तुम्हारे। उन्होंने उस बाल्टी में से सिर्फ 2-3 ग्लास पिए, बाकी सारी मुझे पीनी पड़ी थी। एंड रात को जाकर चैन से जुई की और चमेली की गंध में मैदान में बिस्तर लगा के सोए। सुबह उठा मैं तो 5 बजे घूमने जाने के लिए दादाजी के साथ। अच्छा, जो आप आमरस याद कर रहे हैं, तो ये आमरस बना भी एकदम शुद्ध दूध में होगा, आम तो शुद्ध रहा ही होगा। तो उस वक्त जो मिक्सी नहीं होती थी, हाथ से रगड़ के निकालना होता था आमरस, कोई मिक्सी नहीं होती थी। तो उस वक्त थोड़ा सा दूध और गायों का कैसा रिवाज था राजस्थान में और चूरू में, आपके घर में? 5 गायें थी, सेवा करते थे, और वो रंभाती हुई आती थी। और उनके जो ठाण बोलते थे, तो दिन भर शाम को मास्टर जी कसरत करा के जब चले जाते थे तो उसके बाद हम लगते थे गायों के आने के बीच में, और हमारे कसरत वाले मास्टर जी का टाइम के बीच में 2 घंटे का टाइम रहता था। तो उसमें गायें आती थी करीब 6:30 बजे करीब जंगल से चर के। तो उसके पहले उनकी जगह को पूरा खोद के मुलायम करके उनका गुआर एक बड़ी चूल्हे पे बनता रहता था, बड़ी कढ़ाई में। कम से कम 5 गायों के लिए 20 सेर गुआर रोज बनता था, माने जैसे अपने ढीली खिचड़ी बनाते हैं वैसे। तो आते ही बाल्टियां उनके सामने रखती, वो रंभाती हुई आती और एकदम खाने लगती थी। और उसके पहले उनके सामने जो खाने का रहता, तो उसमें बेर की झाड़ी होती है ना, उसके पत्ते को पाला बोलते हैं राजस्थानी में। वो छान के साफ करके सारा भरा हुआ रहता था। कुंवार की बाल्टियां जैसी दूध खाली वो खा लिया, बस अपना गुआर चलने लगे। पानी की बाल्टियां पास में छोटी छोटी पड़ी रहती थी, और फिर ग्वाला आता था, बैठ के धारोशन दूध निकालता था, और वो पी करके 7:30 बजे दूध पी लिया। दादी जी मेरे से बहुत जिद करती थी, माने 3 पाव दूध सुबह, 3 पाव दोपहर को, 3 पाव शाम को। 2.25 सेर दूध जब तक अंदर नहीं गया रोटी नहीं मिलती थी खाने को मुझे। अच्छा, ये जो दूध आप लोग पीते थे, ये दूध उबाल कर पीते थे या कभी कच्चा भी पीते थे? दारोशन दूध पी लिया तो वो ग्वाला बोलता लगा माँ के स्तन के मुंह, और हम तो पी लेते थे। लक्ष्मी गांव बिल्कुल बढ़िया गाय थी, तो उसके स्तनों से तो हम तो दूध पी लेते थे, कच्चा भी पी लेते थे। हाँ। और आपने कभी दूध दुआ? नहीं, ये मेरे से नहीं हुआ, ये काम मैं नहीं कर सका कभी, डर लगता था। गाय की कभी पूंछ लगी? पूंछ तो रोज फेरते थे, वो ग्वाला ही फेर देता था आके कि गाय की पूंछ में स्वर्ग रहता है। ये तब पूंछ फेर के बच्चों के, तब वो धोने बैठता था। ये सब हुआ। गाय की पूंछ बच्चों के सर पे फेरता? हाँ, वो आशीर्वाद मानते हैं गाय में सब देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवताओं का। और कल्याण में फोटो भी छपती थी कि कौन सा देवता कहाँ बैठा हुआ है, जगह पर बैठा हुआ है। हाँ। तो बहुत, और कल्याण कार्यालय से वैसे भी बहुत संबंध थे। आरोग्य पत्रिका आती थी, वो बराबर पढ़ते थे हम लोग, और प्रकृति के काफी नजदीक रहते थे। सुबह शाम नहाना, व्यायाम वाले मास्टर जी आते थे, तलवार, छुरा, लाठी, भाला सब कुछ खेलना हमको सिखाया, और खूब मजे से खेला। अच्छा, ये जो आप जैसा आप बता रहे हैं, आपके बचपन की दिनचर्या, आपकी युवावस्था की दिनचर्या, हम सब आज भी महसूस कर सकते हैं कि आपके जो आज आप लगभग 84 साल के होने आए हैं, और हम लोग खुद देखते हैं कि आजकल कितनी तरह की बीमारियां, तकलीफें सब तरह की रहने लगी हैं, खान पान की वजह से, व्यायाम ना करने की वजह से। तो एक प्रकार से ये जो आपका जीवन है, ये एक प्रकार से आज के लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा वाली बात है कि अगर आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों का समय रहते अगर ध्यान करोगे, तो जब आप वृद्धावस्था में पहुंचोगे तो आपका जीवन काफ़ी आरोग्य रहेगा, काफ़ी रोगों से मुक्त रहेगा। मेरे बीमारियों में एक ही बीमारी सबसे ज्यादा परेशानी हुई, वो हुई जब मैं 15 वर्ष का था। पूरे शरीर में खुजली हो गई, और
नाखूनों से खाद करते करते पूरा मवाद कोड़ में बदल गया। दादाजी ने उस वक़्त इतनी सेवा की, नीम की पत्तियों के पानी से रोज़ हमें धोते, उनके ऊपर दवाई लगाते, होम्योपैथिक दवा खाने देते, और खाने के लिए फिर बाद में चूरू के एक राजवैद्य विद्याधर जी, ढंड शर्मा बोलते हैं, बीकानेर राजा महाराजा के वैद्य थे, राजवैद्य। उन्होंने कहा, वो भी दादाजी को बाबा ही बोलते थे, बोले बाबा जी इनको कुटकी चिरायता और नीम गिलोय मिला के पिला दीजिए, कब भी कोई बीमारी शरीर में नहीं आएगी चर्म की। कुटकी चिरायता और नीम गिलोय रात को भिजोते, सुबह उस पानी को छान के पीना। हम सोचते थे कि शिव जी ने भी ऐसा कालकूट नहीं पिया होगा। क्या क्या चीज आपने बताया? नीम की कुटकी चिरायता और नीम गिलोय। अच्छा, इन तीनों को मिला करके भिजा दिया, सुबह वो पानी छान के पी लिया। एक एक प्याला मिल रहा था सबको पीने के लिए, खाली पेट। हाँ, खाली पेट। इतनी खारी और चीज मैंने कोई नहीं पी मेरे जीवन में। लेकिन उसके बाद से मेरे को आज तक कोई चर्म रोग नहीं है। ये 15 वर्ष की बात है। हम लोग 6 महीना बहुत तकलीफ पाए थे। आखिर में कुटकी चिराया था, नीम गिलोय वो पीने से, और उस वक्त खाना मिलता था सिर्फ लुक्खा फल का, वो भी चीनी के साथ खा सकते हैं या बूरे के साथ खा सकते हैं। जब आप बीमार थे तो महीने भर तक 40 दिन का ये प्रयोग हुआ, और वो मैं तो आज तक और मेरे कोई चर्म रोग नहीं हो। अब ये सोराइसिस का ये अंग्रेजी दवा 40 वर्ष से जो खा रहा हूँ, आयुर्वेदिक नहीं अवेलेबल होने से। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे आपका विवाह के संबंध में। जैसा कि आपने बताया कि आपका विवाह किस सन में हुआ था? 1956 में। उसी दिन हुआ जिस दिन आपका जन्मदिन था। हाँ। है ना? तो ये जो विवाह आपका घर में पहला विवाह रहा होगा, आप सबसे हाँ, बड़े थे, पहला विवाह हुआ, तो कैसी थी विवाह की तैयारियां? कैसे कहाँ, कैसे उस समय संबंध कैसे ढूंढे जाते थे? कैसे ढूंढा गया संबंध को? क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो होते नहीं थे, वो दौर तो था नहीं, तो कैसे ये संबंध ढूंढा कैसे गया? ये निकट के मिलने जुलने वालों में संबंध ठीक होते थे। संतोष को मैं अंगुली पकड़ करके ले जाता था उसके घर रात को, जब उसकी माँ मिलने आती थी। ये कब? मेरी माँ से। कब? ये 1953 से शुरू हुआ ये काम, क्योंकि संतोष के मामा जी शिव भगवान जी सिंघी, ये पिताजी के साथ एक तरह से मुनीम का काम करते थे। तो उन्होंने ये संबंध बताया। तो संतोष की फोटो मुझे दिखाई गई, ये लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा, दादाजी ये क्या वही लड़की है जिसको मैं अंगुली पकड़ के, और छोटे भाई उनकी, मेरे जगमोहन छोटे भाई थे, उनकी बहू सुमित्रा, ये दोनों में मेरी बहनें थी आपस में। तो सुमित्रा को तो गोदी लेकर जाना पड़ रहा था और इसको अंगुली पकड़ के। नहीं, तो ये जब आप अंगुली पकड़ के ले आते थे तब आपकी क्या उम्र रही होगी? 5 वर्ष बड़ा उससे। ये बात हुई होगी कम से कम 1944-45 की साल में। और आपकी शादी किस सन में हुई? 1956। अच्छा, मतलब आप शादी के लगभग 10-12 साल पहले से बड़ी मम्मी को जानते थे? रेदर उससे भी पहले। उससे भी पहले? हाँ। मतलब बचपन एक प्रकार एकदम से छोटी सी थी, चढ़ावा से आई थी, और इसके हाथों हाथों में दर्द रहता था थोड़ा। उस वक्त हिंदू मुसलमानों को जो दंगा फसाद हुआ, उसमें रात भर सर्दी में इधर उधर भागना भुगना रहता था, स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा करना, वो सब चलता था। तो उस वक्त ये परिचय हुआ, और शिव भगवान जी ने फिर कह दिया कि भाई जी, मेरे पिताजी को, ये लीजिए लड़की तैयार है। अच्छा। तो दादाजी ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा आपने ठीक कर दिया तो मुझे क्या करना है, मुझे पसंद है जी। और उसके बाद तो विवाह। ये जब दादाजी ने ठीक किया तो माने चूंकि नजदीक के मिलने जुलने के संबंध थे, तो बस ऐसे संबंध में हुई कि भाई आपकी लड़की है, हमारा लड़का है, हम लोग अब इस संबंध को शादी में बदलते हैं, इस तरीके से बातचीत में संबंध हुआ। तो ये जो आपने एक बड़ी मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, जैसे आपने बताया कि
उस वक्त भी जब रात होती थी तो आप उनको उनके घर छोड़ के आते थे, हाथ पकड़ के ले आते थे। आज भी मैं कई बार देखता हूँ कि आप उनका हाथ पकड़ करके उनको साथ में चलते थे। तुम्हारे मैदान में तुम्ही ने वो तस्वीर खींची है, आज भी उसको हाथ पकड़ के घुमाता हूँ। क्योंकि उसकी आंखें बहुत खराब हुई। 14-15 वर्ष में जब उसका विवाह हुआ तो उस वक्त भी उसका पावर -17 था उस वक्त। हाँ, ब्याह के टाइम। लेकिन दादाजी ने कह दिया ये शांति की लड़की है ना संतोष, कुछ देखना समझना नहीं है, ब्याह करके लेके आ जा। अच्छा, तो ये जो दादाजी का फैसला था, हाँ, आपने कभी इस फैसले पे कोई सवाल किया या कुछ प्रश्न किया उनसे? या आपने कभी आपने हमारे मित्र थे, कभी आपने दादाजी नहीं थे, मित्र भी थे। तो कभी आपने ऐसा मतलब कुछ भी आपने उनसे सोचा कि हम उनको बोलें कि नहीं हमारी ये पसंद है या हमारी ऐसी पसंद है? ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा तो आपने उसको स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार किया। एक दिन इनके पिताजी कलकत्ते में जब हम राय बहादुर यूपी मल्लिक के मकान में थे तब देखने आए मुझे कि विजय एक्चुअली लगता कैसे है। तो मैं नहा के आया था और ड्राइंग रूम में खड़ा खड़ा धोती पहन रहा था, नंगे बदन था, धोती पहन रहा था। तो उस वक्त मुझे आंटी वाली धोती पहननी नहीं आती थी, तो गांठ लगा के धोती पहनता था। लंगोट पहना हुआ था, लंगोट पहनते थे उस वक्त। तो सोमानी जी ने पूछा आप गांठ लगा के धोती पहनते हैं, आंटी की नहीं पहनते हैं? मैंने बोला मेरे पास आंटी है नहीं अभी। तो बस इसी में वो दादाजी को बोल दी कि लड़का पसंद है मुझे। नंगे बदन था, कसरती शरीर था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इस तरह आस्तीनें ढीली उली नहीं होती थी उस वक्त। अच्छा, तो बस हो गया बात, ब्याह करने गए। तो आपका जो विवाह हुआ वो कलकत्ता में हुआ? अच्छा, नहीं हटी। अच्छा, आपको मेरे फादर इन लॉ वहाँ की मिल के मैनेजर थे। अच्छा, तो आपने विवाह के दिन क्या पहना था? धोती और बंद गले का लंबा कोट पहना था, पगड़ी पहनी थी। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग विवाह करके घर आए होंगे तो आपको याद है कि पहली बार बड़ी मम्मी ने आपके लिए क्या बनाया था खाना? उसको माँ रसोई में नहीं भेजती थी क्योंकि आंखें खराब थी। तो इसलिए जो कुछ बनाया माँ ने ही बनाया। आप दोनों के लिए? हाँ। अच्छा। और वो मेवे की खिचड़ी बनी थी उस दिन। अच्छा। और वो मेवा जो नोजे वगैरह आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, भरपूर पड़े हुए थे छिले हुए उसमें। वो स्वाद मुझे आज भी, अब बातें कर रहे हैं तो याद आ रहा है मुझे क्या चीज़ माँ ने बना के खिलाई थी उस दिन। वो आपके जब शादी से आप लोग आए थे तो वो मेवे वाली खिचड़ी बनी थी? हाँ। अच्छा, वैसे बड़ी मम्मी का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? जैसे आपने बताया आपको आमरस। उसको वो मुलायम वाले संदेश बहुत पसंद हैं और आमरस उसको भी बहुत पसंद है। अच्छा। और ये जो अपने यहाँ जो बढ़िया घी, गेहूं के दाने की घी में बनी हुई लापसी होती है वो भी पसंद है। हाँ, मूंग की दाल गेहूं की बनती है ना लापसी? लापसी के साथ में हाँ, मूंग की दाल। मूंग की दाल पसंद है उसको खूब। अच्छा, आप कभी उनको वहाँ केसीदास किनारे वाले लेके जाते थे? बहुत घूमे। पार्क सीट पे जो तालाब है ट्राम के बाईं तरफ, वो हमारे मिलने की जगह होती थी। हम वो बोलते देते उनको कि तुम वहां उतरना, मैं वहां खड़ा मिलूंगा तुमको, क्योंकि दिखने की प्रॉब्लम थी। तो उस वक्त ट्राम के कंडक्टर थे, बिहार का लड़का था, वो पसंद आ गया मुझे और उसके भी, वो भी बहुत पसंद करता था। तो मैं बोलता था उनको, जिस दिन प्रोग्राम होता था उसको ट्राम डिपो से पहले पूछ लेते था तुम्हारे ट्राम कै बगत निकले, तुम कै बजे से ड्यूटी में हो? तो वो बोलता था हाँ हाँ भैया जी आज शाम को ड्यूटी है मेरी, तो इतना नंबर के ट्राम में ड्यूटी है। पहले से उनका चार्ट बनता था इंग्लिश टाइम से ही। तो उस शाम में तुम्हारी मम्मी चढ़ती थी और वो वहाँ उसको नीचे उतार देता था, खड़ा होने थे ना, तो बोले घूम के आने के बगत उतारूंगा, वो साफ नहीं पहुंचे अभी। तो ये इस तरह करके ये। तो आप लोगों का सबसे पसंदीदा खाने की जगह क्या हुआ करती थी जब आप लोग बाहर घूमने जाते थे? तो पार्क सीट में एक तो लोरेटो हाउस के पास शहनाज बोल के एक जगह है रेस्तरां,
या पार्सित में गए तो वहाँ, नहीं तो मिस्टर घाई वाला रेस्तरां जो है क्वालिटी वो, नहीं तो केसीदास धर्मतला, बस। और कोई रैली सिंह के यहाँ शरबत पीने जरूर खड़े होते थे, बस। कौन सा फ्लेवर का शरबत ज्यादा पीते थे? गुलाब और बेला, ये दो बहुत उसके पसंद होते आपसे बातचीत करते हुए ये जान पड़ रहा है कि बहुत ही, जिसको कहा जाए कि हाँ, तो यादें भी समृद्ध हैं और बड़ी ही रोमांटिक यादें भी हैं, जिसको कहा जाए कि खूब प्यार भरी। और डिगबोई घूमने गया, आसाम में पंखे बेचने के लिए जाना पड़ा, तो डिगबोई, कोहिमा, नीचे आइजल वगैरह सब जगह घूमा। तो वहाँ कभी कभी इंतज़ार करना पड़ता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गया हुआ है टूर पे, आएगा शाम को 5 बजे, तब मुलाकात होगी। तो उस ज़माने में मैं गाड़ी में बैठे बैठे चिट्ठी लिख देता था तुम्हारी मम्मी को, भाभी को। 25-25 पेज के लेटर लिखे होते हैं, वो सब सुगंधित गुलाबी, हरे, नीले, सब रकम के कागज़ों पे। वो चिट्ठियाँ कम से कम 200 पत्रों की एक फाइल, उसका लिखा हुआ और मेरा लिखा हुआ आज भी मौजूद है मेरे पास। और मैंने दादी जी को पढ़ा भी दिए थे वो सारे पत्र। अच्छा। जब पहली चिट्ठी उसकी आई तो दादी जी ने बोला किसकी चिट्ठी है? संतोष की चिट्ठी। खोल लिफाफा, पीछे क्या कर रहा था? आद्योपांत डेट से हुक्मचंद जूट मिल ये सब लिखा हुआ, नई हट्टी, वहां से लेकर के मैं बोल दिया ये लिखा है। अरे नीचे क्या लिखा है? लिखा है तुम्हारे चरणों की दासी, नहीं लिखा। चरणों की दासी नहीं लिखा उसने, तो क्या लिखा है? तो उसने लिखा है वो कि तुम्हारी संतोष समझदार लड़की है, पसंद है मेरे। वापस चिट्ठी लिखेगा, पढ़ा के मेरे को पीछे भेजेगा। जो मैंने चिट्ठी लिखी वो भी पढ़नी पड़ी दादी जी को। तो दादी जी तो बोली तू विजय विजय क्या लिखता है, इतना लंबा नाम लेगी, तुम्हारा बिज्जू लिख, ताकि उसको संबोधन मिल जाए। ये बिज्जू और संतू नाम उस वक्त से पड़े हुए हम लोग के आपस में संबोधन। क्या बात है, बड़ी ही प्यारी याद है ये तो। और जी मेरी क्या चीज थी, जबरदस्त यादें हैं उनकी। आज जो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हम देखते हैं लड़खोटिया परिवार की, उसका जो बीज है वो कितना समृद्ध है, मतलब था, और कितना वो हष्ट पुष्ट था, ये आपकी बातों से पता चल रहा है कि इतना समृद्धशाली था। और सारे बच्चे, सारी बहुएं, किस तरह का ये परिवार है कि किसी में कोई गलत आदत नहीं है, कोई जिसको कुटेव बोलते हैं वो नहीं है, कोई नशा पता नहीं है, कुछ नहीं है एकदम, और सामूहिक रूप से सब कुछ करने में सक्षम है। ये ईश्वर की कृपा ही है, ये ईश्वर की कृपा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्वजों के सत्कर्म भी हैं, आशीर्वाद भी है कि उनका ये चला आ रहा है। तो बाबा जी, ये जो हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का तो खैर कोई अंत नहीं है, बातचीत जितनी भी करती जाएं कम ही है। आज चूंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो हम लोग अब आज इस बातचीत को यहीं खत्म करेंगे। पर अगली बार जो हमारी इच्छा है कि जब हम लोग बातचीत करने बैठेंगे तो हम लोग आपसे कुछ सवाल, आपके विचार धर्म के लिए, संगीत के लिए, योग के लिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति के लिए, वेदों के लिए, तो इन सब के ऊपर जो रीतियां रिवाज होते थे उन सब के ऊपर, तो इन सब के ऊपर हम लोग आपसे, साहित्य के ऊपर, तो इन बिंदुओं पर हम लोग अगली बार आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते चलते मिठाई लाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं अभी इसमें एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ आज की बातचीत के समाप्ति के लिए, कि दादाजी के परिवार में मैं चूंकि सबसे वयस्क हूँ, सब मेरे छोटे हैं मेरे से उम्र में, उनके लिए एक ही मैसेज है अभी फिलहाल, कि घर में स्वर्गीय दादाजी गंगाजल जी जो पितर हुए, उनके नाम का एक दीपक अपनी रसोई घर में जरूर जलाएं और एक पानी का गिलास वहाँ रख दें। देखना 6 महीने में तुम लोगों की तरक्की के हाल देखना। इतने सशक्त हैं वो आज भी कि इनकी पुरानी कथाएं बाद में बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने क्या कहा था। बिल्कुल, आपसे भी हमारी बातचीत उस दिन भारत क्लब हॉल में हुई, तो आपने एक संस्मरण याद साझा किए थे कि
कैसे एक कहानी थी, मतलब आपके ही पूर्वज थे कि उन्होंने गला लोगों के काट करके और फिर हाँ, अंत वो सावन में सिंह जी जुझार जी थे। जी, हाँ, तो जुझार हुए हैं। फिर लास्ट में उनके गला कटने के बाद भी उन्होंने कुछ लोगों को मारा। मारा, 2 आदमी को मार दिया। जी। हाँ, 2 पहले जीवस था, 2 चोरों को जो डकैत उनके पीछे पड़े थे रुपए के लिए, उनको उन्होंने उनका गला मिला कम से कम 20 मील दूर चूरू से। जी। और उन चोरों के जो 2 लाश मरे वो चूरू की बॉर्डर पे थे। वही। और ऊँटनी घर पे आई दौड़ती हुई और दादी का सब आंचल पकड़ के उसको खींच के लेके गई वहां जहां वो चोर पड़े थे, फिर और आगे गई जहां दादाजी का सिर मिला कटा हुआ। वो जुझार जी के गीत आज भी हमारे जन्म में, विवाह के मौके पे, बच्चों के जन्म पे, सब पे खूब प्यार से गाते हैं। सावन सिंह जी नाम था उनका। जी। तो बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही प्रेरणा से भरा हुआ है आपका जो बचपन रहा है और आपका जो एक पुरखों का जो मतलब इतिहास रहा है। और आप से और बातचीत करेंगे, बहुत सारे विषय हैं जो आज की पीढ़ी के लिए एकदम नए हैं और उनको सीखने की आवश्यकता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी ने आपसे इतनी रोचक बातचीत की कि उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई जो कंठस्थ करने योग्य हैं आज के लोगों के लिए। मैं मेरे पूर्वजों को याद करने में बहुत गौरवान्वित होता हूँ कि मैं ऐसे अच्छे परिवार में भगवान ने मुझे जन्म दिया। अगर कहीं गले सड़े गले परिवार में पता तो आत्महत्या करनी पड़ जाती मुझे डेफिनेटली। बिल्कुल, आपका जो चरित्र है वो एकदम साफ है, पवित्र है और दर्पण की तरह झलकता है। और सारे श्रोताओं को हम बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए थे एक कड़ी विशिष्ट मेहमान के अंतर्गत श्री विजेंद्र लखोटिया जी से बातचीत, जो खुद एक विद्वान हैं सभी विषयों के और अपने जीवन में पूर्ण रूप से सभी विषयों को जिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। और आज भी 84 वर्ष की उम्र में देखकर आश्चर्य होता है कि उनको देख करके लगता नहीं है कि आप 84 वर्ष में कदम रखने वाले हैं 19 मई को, आने वाली 19 मई को। तो बहुत ही रोचक विषय रहा और आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं सर कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को जीवंत बनाए। और डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी रोचक बातचीत की। नमस्कार। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विशिष्ट मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस कार्यक्रम की पहली कड़ी को सुन चुके हैं और हमारे विशिष्ट मेहमान हैं श्री विजेंद्र मोहन लखोटिया जी। आज इस कार्यक्रम की हम सुनेंगे दूसरी कड़ी, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो जीवन उपयोगी हैं और इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आज के जीवन, आधुनिक जीवन जो है उसमें हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, कहीं ना कहीं उससे वे गायब होती जा रही हैं। तो सर इसके बारे में भी बताएंगे विस्तार से। और हमारा सहयोग देने के लिए, हालांकि अधिकतर जो सवाल की माला बनाकर लाए हैं वो जाने माने ऑडियो श्री डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी हैं, जो बेहतर सवाल श्री विजेंद्र मोहन लखोटिया जी से पूछेंगे। तो हम आप दोनों लोगों का हम इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं और माइक्रोफोन हम देते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी को कि वो अपने सवालों का सिलसिला जारी करें। सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद मिठाईलाल जी इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में हम लोगों को बुलाने के लिए। आज हम, जैसा कि आपने बताया कि श्री विजेंद्र मोहन लखोटिया जी से सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और कुछ ऐसे सवालों पे पूछेंगे जो कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी या जिसे कह लें आधुनिक जिंदगी में उन चीज़ों का महत्व तो नहीं कम हुआ है, लेकिन वो चीज़ें हम लोग भूलते जा रहे हैं। महत्व तो उन चीज़ों का शायद हमेशा उतना ही रहेगा और समय के साथ वो शायद बढ़ता ही जाए। तो अपने इन सवालों के सिलसिले में हम लोग सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे बाबा जी कि धर्म को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपके लिए धर्म क्या है? आप किस धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। धर्म को मैं जीवन का प्रवाह सुंदर से सुंदर हो, सफल हो, उस व्यवहार को मैं धर्म मानता हूँ। और इसी बात को समझाने के लिए दुनिया में अनेक ऋषि, महात्मा, संत लोगों ने अपने अपने विचार बहुत सारी पुस्तकों में रखा और उनको अलग अलग हिसाब से मानने वाले लोग भी फॉलो करने लगे उनको।
मैं सिर्फ जानता हूँ कि मेरे हिंदू धर्म में 10 लक्षण बताए। जी। उन 10 लक्षणों का अगर ठीक से सच्चाई से पालन किया जाए तो भविष्य का जीवन सुखद होगा और कर्मफल जो उसका आएगा वो भी भारतीय शास्त्रों के अनुसार वो अच्छा आएगा। वो आत्मा दिन प्रतिदिन शुद्धता को प्राप्त करती चली जाएगी और अंत में प्रभु के असीम सत्ता में विलीन हो जाएगी, माने प्रभुत्व को प्राप्त कर लेगी। यही जीवन का लक्ष्य होता है। ये जो 10 लक्षण आप बता रहे हैं, इसके बारे में जरा इनको गिनाएंगे आप? ये 10 लक्षण अगर आपको स्मरण हो अभी तो आप बताएं। मुझे ठीक से याद नहीं है, जिस तरह से इसका संस्कृत के एक श्लोक में वर्णन हुआ वो श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहला है सत्य। जी। सत्य के बाद आएगा खान पान, आहार। जी। आहार के बाद आएगी वेशभूषा, वस्त्रादि का चयन। वो ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार चयन करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की एक सामूहिक सभ्यता होती है, वो एक चीज़ है। उस सभ्यता को बढ़ाते बढ़ाते वो फिर एक समाज की संस्था के संस्कारों के रूप में बनता है। उनका एक स्वाभाविक धर्म जीवन के लिए नियुक्त होता है और इसी तरह से अलग अलग विचारों को व्यक्त होते होते डिफरेंट समाज सब बने और उन सिद्धांतों को मानने वालों ने अपना अपना नाम दे दिया। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाईयत का धर्म, इस तरह से। क्योंकि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ और वो सारी चीज़ें उन ऋषियों के द्वारा वेदों में, पौराणिक कथाओं में वर्णित हुई, रामायण में, महाभारत में वर्णित हुई, जिनकी वैल्यू असीम जन्मों तक, अनगिनत जन्मों तक चलती रहती है और जन्म उन संस्कारों की बेसिस पे मिलते हैं। और जिनका अच्छे संस्कारों में जन्म हुआ और स्वाभाविक रूप से भीड़ भाड़ में वो ज़्यादा ईमानदार दिखेंगे, ज़्यादा सधे हुए लोग दिखेंगे। ऐसा होता है, दुनिया में देखा गया। और जिनका पिछला जीवन ठीक नहीं बीता या संस्कारों के साथ नहीं बीता तो वो दुर्गति को भोगते हैं जीवन में और फिर प्राप्त भी होते हैं, क्योंकि उन कर्मों का, दुर्गति में किए हुए कर्मों का असर भी दुर्गति में आता है। जी। उसमें कोई बच के साधना करके निकल जाए अच्छा कि भाई ये रास्ता मैंने छोड़ दिया और ये अपना लिया, तो फिर अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म का मतलब धर्म है। तो आपके हिसाब से, जैसा आपने बताया कि आपने धर्म को कर्म से जोड़ करके देखा कि जो भी अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करना ही एक प्रकार से धर्म है। हिंदू धर्म के बारे में जब लोग कहते हैं तो बहुत से लोगों का ऐसे भी विचार होते हैं कि हिंदू धर्म अपने आप में कोई एक धर्म नहीं, ये एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, सच्चाई से जीने की एक कला है। और सनातन धर्म के बारे में भी बहुत से लोगों की अपने अपने विचार हैं। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वैचारिक वैभिन्न सब वक्त संभव है, क्योंकि सब लोग एक समान विचारधारा नहीं रखते, इसलिए उनका जो मन में प्रभाव है, जो भाषा में वो अपने हिसाब से धर्म को व्यक्त करते हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकती। लेकिन जिनको हम बड़े विद्वान मानते हैं या ऐतिहासिक विभूतियां मानते हैं, उदाहरण के लिए भगवान राम एक उत्तम पुरुष हुए, जीवन में किसी मर्यादा को भंग नहीं किया। ये मर्यादाएं कहाँ से आई? सनातन धर्म से आई। भगवान कृष्ण ने बहुत से ऐसे काम किए जो भी पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप, पूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वभाव को व्यक्त करता है। कोई दुर्गति नहीं आई, कोई उसमें खराबी नहीं आई। इस तरह से महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, महात्मा गांधी है, सुभाष बोस है। अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने वक्त के अंदर अपना धर्म निश्चित किया
पर इस धर्म में वो चीज़ें नहीं आई जिसको हिंदू धर्म में पाप कहते हैं। जो बुरा कर्म है वो नहीं इन लोगों ने अपनाया तो उसका शुद्धि का पूरा इंतजाम किया कि अपने जीवन से वो बाहर हो जाए और दोबारा नहीं करें। आप जैसे और भी आज विश्व में इतने धर्म हैं, बहुत से लोग अब ऐसे हैं जो कि धर्म में आस्था नहीं भी रखते हैं। बाकी जो विश्व के और धर्म हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या आप कभी चर्च गए हैं या आप कभी मस्जिद गए हैं, या अगर आप गए हैं तो आपके मन में वहां पे कैसे विचार आए हैं या कैसी धारणा आई है, इसके बारे में बताएं। जब चर्च में गया तो ईसा मसीह का संतनुमा चेहरे में ध्यान में घूमता रहा। उस विचारों को और घनत्व प्रदान करने के लिए उसमें एक तरह के ऑर्गन और घंटियां बजती है, वो आपकी विचारधारा को उस दिशा में ले जाने में मदद करती है। मस्जिद में जब गया तो वहाँ लोग बैठे हैं चुपचाप, जिनको हिंदू धर्म में कई आसन बताए गए हैं, उन मुद्राओं में बैठ के वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, चुपचाप करते हैं, अल्लाह को अजान देते हैं। तो उस अजान की पूरी अरेबिक भाषा या उर्दू भाषा को मैं नहीं बतला सकता पूरा, लेकिन वो पुकारते हैं उस सत्य को कि तू हमारे अंदर बस आ करके और हमें रास्ता दिखा, ताकि हम दोजख में नहीं जाएं, जहन्नुम में नहीं जाएं, स्वर्ग में जाएं, हमारा जीवन सुखकर हो। ये प्रार्थना सब धर्मों में होती है। आप सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सभी के लिए इंसानियत की निशानी है। हाँ, एक मैसेज है। और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो पीढ़ी है और जो लोग हैं आज की दुनिया में, जो कई सारे धर्म जाति विचारों में आपस में बटे हुए हैं और उससे कई तरह की हिंसा उत्पत्ति हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें अगर वो वाकई में अपने धर्म को सच्चे तरीके से समझ लें और उसके अंदर छुपे हुए सत्य को और प्यार को ढूंढ पाएं, तो ये सारी चीज़ें शायद धरती से समाप्त हो सकें। मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ कि आज उत्तरी ध्रुव पर जो लोग रहते हैं, जिनको एस्किमो कहते हैं या और कोई नाम भी हो सकता है उनका वहाँ की भाषा में, वो शाकाहार पे जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि शाकाहार में उतनी गर्मी नहीं होती। वो शार्क मछलियों को मारते हैं, सील को मारते हैं और उनका गोश्त खाते हैं, खून भी पीते हैं। ये खाना अगर कोई भारत में खाएगा तो रोगी होके मरेगा वो। यहाँ के खाने के हिसाब से कंदमूल खाइए, अनाज खाइए, फल खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसे पचाने लायक मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। पड़े पड़े खाइएगा तो इस भोजन में भी जहर है, मरेंगे आप। तो इसलिए भोजन सारा डिपेंड करेगा आपकी भौगोलिक और प्राकृतिक ऋतुओं के अनुसार, और उसमें जितना संयम रख के आपको शाकाहारी रहना है वो रहे। महात्मा गांधी जब गए वो तो शाकाहारी थे एकदम। लंदन के शीत में जहाँ -10 डिग्री 15 डिग्री हो जाता है, कैसे जिए वो? कपड़ों से अपने बदन की गर्मी की रक्षा करी, कोई मांस खा के खून पी के नहीं करी, शाकाहारी थे वहाँ भी वो, यहाँ भी वैसे ही रहे। अब हिंदुस्तान में कोई आदमी शाकाहारी है, उसको लगता है कि इसके खाए बिना मैं मर जाऊंगा, इस बात में मैं विश्वास नहीं करता। शराब पिए बिना मैं मर जाऊंगा, गर्मी कैसे आएगी? ये सब विभ्रांतियां हैं कि ऐसा हुए बिना मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे जैन धर्म में ऐसे ऐसे लोग हैं 40 दिनों तक संखारा करते हैं, सिर्फ राख की एक चूंटी खाते हैं और 1 गिलास पानी पीते हैं, 40 दिन तक नहीं मरे वो लोग। मैं जानता हूं अपने फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड संपत की माँ 40 दिन के संखारा करती थी, स्वस्थ रहती थी, हंसती खेलती थी। तो इसलिए ये सब धीरे धीरे स्वास्थ्य अच्छे रखने के भौगोलिक अवस्थाओं के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, इसके लिए खाने की एक तालिका बना दी गई।
और चूंकि धर्म की प्रभाविक स्थितियों को लोग अच्छे से मानते हैं, खाली स्वास्थ्य का नियम बताएंगे, अरे तो एक दिन खा लिया तो क्या हो गया, लेकिन जब बोल देंगे ये अधर्म हो जाएगा तब आदमी प्रोविडेंस से डरता है। अच्छा ठीक है, मैं यही खाना खाऊंगा और इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, यही वस्त्र पहनूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पहनूंगा। अब रेशमी वस्त्र, शुद्ध रेशम के वस्त्र हैं, वो कीड़े से उत्पन्न होते हैं, उनकी उसकी जो सलाइवा या कुछ होती है जिससे वो तार बनते हैं, उससे रेशमी वस्त्र वो सबसे शुद्ध होते हैं। अब कोई कहेगा वो कीड़ा बंद हो जाता उसी के अंदर और मर भी जाता है शेष में वहीं, तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। रुई है, रेशम है, ऊन है, तो ऊन तो सब आप जानवरों के बालों से बनाते हैं, कहाँ से लाएंगे ऊन? तो इसमें एक संतुलित विचारधारा का होना आवश्यक है। जीवन भगवान ने जो दिया आत्मा के रूप से वो विद्यमान है, ये आत्मा शरीर को चलाती है, तो उसके आदेश मानने पड़ेंगे। आप साइबेरिया में हैं, मैं तो संतरे का रस पीऊँगा, 2 घंटे में मृत्यु हो जाएगी आपकी, मैं बता सकता हूँ ये बात एकदम ऑथेंटिकली, ठंड के मारे। तो अगर उस वक़्त आपको एक रोस्टेड मांस का टुकड़ा अगर खाने को मिल जाए और आप शराब पी लें उस वक़्त, तो कोई नशा नहीं करेगी, वो आपको शरीर को गर्मी देगी। लेकिन मैं मांसाहार का, शराब का, मद्यपान का ये कोई ये नहीं हूँ, उसका मेरा कोई शौक़ नहीं है और मैं उस बात को संभव भी नहीं मानता, अच्छा भी नहीं मानता, क्योंकि सब जगह लोगों ने अपने जीवन को अपने आप से संवारा है। क्या ईसा मसीह ने मांस खा करके सदुपदेश नहीं दिए? अच्छे ईसाई महंत हुए हैं, पादरी हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं। मदर टेरेसा किस तरह से सादगी से उन्होंने जीवन जिया। उन्होंने तो कलकत्ते की सर्दी में भी उन्हीं कपड़े नहीं पहने कभी, वही सफ़ेद साड़ी नीली पाड़ की वही पहनती थी हमेशा, बस कुछ नहीं। इसलिए आदमी को धर्म जो है वो संयम सिखाता है, बस एक सूत्रपात की बात यही है कि हर अवस्था में आप संयमित रहिए, अनावश्यक उटपटांग चीजें धारण मत करिए। अच्छा, तो बाबा जी ये तो आपने धर्म के बारे में बताया, आपके उसके बारे में कैसे विचार हैं और लोगों को धर्म को कैसे अपनाना चाहिए। हम थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। योग, हमने देखा कि आप भी सवेरे योगावस्था में बैठते हैं, कुछ योगासन आप करते हैं, शाम को भी आप ध्यान लगाते हैं। योग, ध्यान, इसकी ज़रूरत, इससे होने वाले फायदे, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं मेरे विचार इस तरह से बताना चाहूँगा कि ध्यान में उस सुप्रीम पावर को धारण करें अपने मन में, उसका स्वरूप, वो सिर्फ एक प्रकाश मात्र है। फिर आप अपनी इच्छा से उसको राम बनाइए, मोहम्मद पैगंबर बनाइए, पारसी संत बनाइए, ईसा मसीह बनाइए, या शंकराचार्य बनाइए, कृष्ण बनाइए, राम बनाइए, लेकिन ध्यान उस सुप्रीम पावर का करना ये योग का पहला काम है। और ये काम संभव होगा एक नियमित श्वास प्रवास के नियम से। जो सांस प्रवास जो है, नाक से हवा बाहर निकलना और अंदर जाना, ये अगर नाक की अणी पर आके बाहर विलीन हो जाए, वो योग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। उसमें जिस चीज़ में आप ध्यान लगाएंगे, आप बाकी सब चीज़ भूल जाएंगे, ध्यान आपका एकत्रित हो जाएगा। जितनी लंबी सांस जाएगी, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी नाक से 16 अंगुल तक सांस का प्रभाव मालूम होता है। कांच के टुकड़े पे रेत बिछा दीजिए और वो उड़ने लग जाए 16 अंगुल से, समझ जाइए कि ये पूरा शुद्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। मैंने चेष्टा करते करते विपश्यना साधना में ये अभ्यास हो गया था कि मेरी सांस 4 अंगुल से नीचे महसूस नहीं होती थी। अब भी मैं धीरे सांस लेता हूँ, धीरे छोड़ता हूँ। कोई कारण से उत्तेजित हो गया मन में तो सांस प्रवास तेज हो जाती है, वो नुकसान करती है। और
आपके सोचने विचारने की शक्ति को विचलित कर देती है। जब धीमी सांस आ रही है, धीमी सांस जा रही है, आप अच्छे से सोचेंगे, दिमाग आपका स्वस्थ भाव से काम करेगा। और यही सारी साधना का मूल है कि श्वास प्रश्वास को नियंत्रण में रखें, उसको तेज नहीं होने दें। कहते हैं कि जो हर इंसान एक निश्चित सांसें लेकर पैदा होता है, और जितनी धीमे और जितना अपने सांस पे आप अपना नियंत्रण साध लेंगे, और उतनी ही लंबी आपकी आयु होगी, क्योंकि आपकी सांसें एक निश्चित हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सारे योगी, ध्यानी, व्यायाम के शिक्षक यही बात बताते हैं। कृष्ण भगवान कृष्णावतार में उनको परम योगी माना गया, योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया। और युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान दे दिया, अगर उसकी सांसें फूल जाती उनकी, तो वो गीता का ज्ञान कभी आता नहीं इंसान के पास। 120 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। कैसे जी 120 वर्ष? मानव के रूप में सांस तो उनकी भी उतनी थी जितनी लेके आए थे वो। तो आपके पास बैंक, जैसे बैंक बैलेंस के समान है ये। 1 करोड़ रुपया बैंक में है आपका कैश जमा, आप रोज 10 लाख रुपए उठाइए, और आपने जीवन में संयम रखा, मोटा खाया, मोटा पहना, ठीक से अनावश्यक कोई चीज लादी नहीं अपने शरीर में अंदर बाहर, तो वो करोड़ रुपया आपके सैकड़ों वर्ष काम आएगा। शायद आपके बेटे पोती अगली पीढ़ियां भी खाएगी उस पैसे को। तो इसलिए इन सब चीज में बहुत एक संयमित जीवन की जरूरत होती है। श्वास प्रश्वास को तेज नहीं होने देना चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मैं ये बोलूंगा। और जो आपने बताया कि जो परम योगी होते हैं, तो उनकी जो सांस होती है वो एकदम नाक के बगल में भी अंगुली रखने पे महसूस नहीं होगी। सत्यनारायण जी गोयन का जो विपश्यना के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, उनके पास मैंने बैठ के श्वास प्रश्वास की प्रणाली को ध्यान से देखा। उन्होंने जांचा मुझे बहुत अच्छी तरह से। विपश्यन का मतलब होता है देखना, और देखना सिर्फ श्वास प्रश्वास आपके शरीर में जा रही है, धीरे से वापस आ रही है, तो खून की रफ्तार धीमी हो जाएगी, हार्ट की चाल एक संयमित रूप में आ जाएगी, धका धक धोंगनी की तरह नहीं चलेगी, तो जीवन आपका ठीक रहेगा। और इसीलिए जो खेलने के वक्त में जो सांसें तेज होती है, तो वो गिनती में तो आ गई, फिर आगे उसको धीमी नहीं करेंगे तो आपका जीवन वैसे ही खत्म हो जाएगा। आज जिस आदमी ने 50 वर्ष क्रिकेट खेल लिया या फुटबॉल खेल लिया, वो क्या हालत में बुढ़ापे में कैसे मरते हैं, वो लोग बीमार होकर मरते हैं। सॉरी टू से दिस, स्वस्थ शरीर में नहीं जा पाते वो, क्योंकि उन्होंने चाहे किसी प्रसिद्धि के नाम से, चाहे खेल की उत्कर्षता उत्तमता के नाम से किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा खर्च किया अपनी सीमा से। प्रसिद्धि तो मिलेगी उस वक्त, लेकिन बाद में क्या होगा? शरीर का एक निश्चित धर्म है, और 10 इंद्रियां ठीक काम करेगी। जो श्वास प्रश्वास पे करती है, वो अगर नहीं ठीक काम किया तो बिगड़ेगा ही। खाना नहीं पचेगा, कभी वमन हो जाएगा, कभी आलस आएगा, कभी निद्रा आएगी, कभी हाथ पांव में दर्द होगा, तो वो ठीक नहीं होगा देर तक। और जो व्यक्ति नियमित सांस लेता है, न तो उसको दर्द कम महसूस होगा उसको दर्द, और व्यथा पीड़ा की अनुभूति कम होगी। जो धीमे सांस लेगा उसकी वाणी संयमित होगी, चेहरे पे नूर आ जाएगा एक अलग ढंग का, क्योंकि यू आर नॉट वेस्टिंग योर इनर एनर्जीज। श्वास प्रश्वास में जितना आप जल्दी करेंगे उतना इसमें नुकसान ही नुकसान है, मेरा ये मानना है। श्वास प्रश्वास के साथ धर्म का ये संजोग हमेशा होता है। आपने कहा कि मतलब खेल कूद या ऐसी बातें हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट एक चीज बताइएगा बाबा जी कि खेल कूद तो एक शारीरिक व्यायाम हो गया, उसके बाद में फिर योगा की जरूरत वहाँ पे हो। जब दोनों चीजें जब हो, तभी आपका ये कहना है कि तभी जीवन संयमित हो सकता है, बस एक चीज ना हो। आपने ओवर स्पेंड किया, वहां किसी न किसी जगह आपको कम खर्चे में काम चलाना पड़ेगा जी, क्योंकि जीवन एक निश्चित सीमा का नाम है। सब चीज आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जिस भौगोलिक अवस्था में आप पैदा हुए, जो आपका खान पान है, जो आपकी जीवनचर्या है,
उसके अनुसार आप आहार विहार श्वास प्रश्वास सब करेंगे, विश्राम करेंगे और उतनी एनर्जी का खाना खाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप। शतायु तभी प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती है। मतलब जीवन जीने के लिए योगा है उसकी मतलब बहुत ही महत्ता है। एब्सोल्युटली, आई हैव नो डाउट। जी। अगर आप योग को एक पंक्ति में अगर आपको, हालांकि योग इतना व्यापक सब्जेक्ट है, इतना व्यापक विषय है कि उसके बारे में जितना भी लिखा जाए उतना कम है, पर जो चीज़ बहुत कठिन होती है वो बहुत सरल भी होती है। तो योग को आप अगर एक पंक्ति में कहना चाहें तो क्या योग आपके लिए क्या है? कृष्ण ने जवाब दे दिया इसका, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योग को मेरे प्रवाह का सार मानता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत कम शब्दों में आपने पूरा सूत्र ही कह दिया। ऐसे ही मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद गीता में ही एक श्लोक में है, कृष्ण ने ही ऐसे कहा है कि योग इज नथिंग बट इवेंटनेस ऑफ माइंड। वो समता की स्थिति के बारे में बोले, और सारे धर्मों में उत्तम अवस्था समता की स्थिति को माना गया, नहीं तो वो धर्म नहीं कहलाता, व्यवहार कहलाता है। तो आदमी कोई बुरा व्यवहार करेगा, कोई कठोर करेगा, कोई निर्दयता के साथ पेश आएगा, निर्मम होगा, लेकिन हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, कोई धर्म नहीं देता। लेकिन श्वास प्रश्वास का नियम ऐसा है कि वो माने बिना आप शुचिता में प्रवेश नहीं कर सकते। जो अब आपने बात समता की कही, जिससे मुझे को एक चीज और याद आ रही है कि भगवान बुद्ध ने भी यही संदेश दिया था, मध्यम मार्ग का। तो कहीं ना कहीं उनका संदेश, मध्यम मार्ग का संदेश, समता का संदेश, सब एक ही तरह की सोच और एक ही तरह की बात को केंद्रित करते हैं। मध्यम मार्ग, ऊर्ध्व मार्ग या निम्न मार्ग, इन शब्दों के पचड़े में नहीं जा करके आप जितनी तेज सांस व्यवस्था में बात करेंगे उतना ही आप गड़बड़ा जाएंगे चीज में, क्योंकि माइंड का कंट्रोल खत्म हो जाता है उसमें। जितना धीमे बोलेंगे तो आप भूल जाएंगे कोई न कोई चीज। एक मध्यम मार्ग का मतलब है संयत भाव से आप चीज को समझ करके सम भाव से नॉर्मल सांस प्रश्वास में बोलें, सब चीज अपने आप सही हो जाएगी। झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। जो आदमी एक बार झूठ बोलता है उसके वचनों का फिर कोई भगवान मालिक नहीं होता। जिसने सत्य का अभ्यास कर लिया उस आदमी की वाणी को, भगवान को भी सत्य करना पड़ता है, बिकॉज ही इज अल्टीमेट साइंटिस्ट। उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है, जिसने सारे विज्ञान को, ज्ञान को संयमित करके संचालित कर रहा है, जो एक साथ। न विज्ञान हटाया जा सकता है, न ज्ञान हटाया जा सकता है। दोनों का सम्मिलित मार्ग है, वही जीवन का सच्चा मार्ग है। बहुत ही रोचक और उपयोगी बातें आप हम लोगों को बता रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि आपको संगीत की भी बेहद रुचि है, कला की, संगीत की। संगीत की रुचि आपको कब से आई? आपको अगर याद हो तो क्या आपने कभी संगीत में कुछ सीखा भी, कुछ बजाया या कुछ गाया भी, या कहाँ से ये संगीत की रुचि आपको आई और संगीत आपके लिए क्या है? सबसे पहला जो वाद्य यंत्र मैंने सुना मेरी स्मृति में वो वीणा है। उसकी टंकार इतनी देर तक गूंजती रहती थी कि ये छोटे छोटे स्वरों वाले जो तेजी से बजने वाले बाजे उनसे बहुत भिन्न होती थी। तो आपको ऐसा महसूस होता था मेरे को उस वक्त कि आवाज़, ये अंतर्नाद मेरे मन से उठ रहा है या ऊपर अंतरिक्ष से गिर रहा है मेरे ऊपर। मैं बहुत दिनों तक इस बात को फील करता रहा। इस बात को एक बार मैंने अपने दादाजी स्वर्गीय भीकमचंद जी से पूछा। वो संगीत के बहुत अच्छे जानकार भी थे और पुजारी थे, समझते थे संगीत को, राग रागिनियों के नाम उनको बहुत सारे याद थे। जब कोई प्रोग्राम आता था तो बता देते थे। उसके वीणा के बाद शहनाई मैंने बहुत सुनी,
और बिस्मिल्लाह खान साहब या दूसरे जो लोग हैं जो इन लोगों को करते हैं उनको सुना, सितार को सुना। तबले पे एक मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, लेकिन अगर 63 सेकंड में 64 थाप देनी है तो ये उनसे देखना पड़ता था कि कैसे 63 सेकंड में 64 थाप देगा। तो मतलब एक क्षण से सब में थोड़ा थोड़ा बेसी आएगा, तो वो 64 से कैसे बने 63 में? तबले का माप है वो। अच्छा तबला बजाने वाला हो तो गुरु पहले ये बताएगा, अच्छा मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूँ, 10 थापी दो इसके ऊपर, कहीं भी तबले पे लगाएगा। फिर वो सारे गमे के हिसाब से कहाँ सा निकलेगा, कहाँ रे निकलेगा, कहाँ पे निकलेगा, बताओ उसको। ये सब्सिक्वेंटली होता है। तो ये दादाजी के सामने पहले एक प्रोग्राम आता रात को 9 बजे से 11 बजे तक, अखिल भारतीय संगीत सभा रेडियो पे आता था। हम लोग वो नियमित रूप से सुनते थे। तब से इसका शौक पैदा हो गया। साहित्य सम्मेलनों में जाते आते थे तो कवि सम्मेलन और मुशायरों का शौक हो गया, कव्वालियों का शौक हो गया। सबको एंजॉय किया लाइफ में। गोपाल प्रसाद नीरज, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, वीरेंद्र मिश्र, कुंज बिहारी पांडे, कुसुमजी सिन्हा और दूसरे कवियों को रातों रात भर बैठ के सुना है। रात को गाना शुरू किया, सुबह प्रभाती हो गई। तो कव्वालियाँ भी सुनी खूब। तो इसलिए वो संगीत से एक, मैं गा नहीं सकता, कोई वाद्य यंत्र में नहीं बजाता, लेकिन मेरी सांस की वीणा तो बजती रहती है, उसमें ढाल दिया इनको सबको। मैं तेज सांस नहीं लेता। कभी क्रोध आ जाता है किसी बात पे, स्वाभाविक इंसान हूँ, तो उस वक्त सांसें तेज हो जाती है। तो मैं बाद में बहुत देर मुझे दुख रहता है इस बात का कि क्यों मैंने मेरे सांस को इतना अपसेट किया, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको कविताओं का इतना शौक है। आज हम लोग के साथ में जो मिठाई लाल जी बैठे हैं, इनको भी कविताओं का बहुत शौक है और बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत कविताएं ये लिखते भी हैं। तो यही सुनाए ना। हाँ, एक छोटी सी कविता आपकी जो भी तो एक कविता जरा सा हम लोगों को सुनाए। हाँ हाँ, हमारे सामने मतलब गुरु समान है विजेंद्र सर। तो गुरु शिष्य की, गुरु मान लिया तो शिष्य की से परीक्षा होगी। गाइए ना, कविता सुनाइए। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कई कविताएं लिखा हूं, लेकिन इस समय जो याद आ रही है हमको वो है कि एक मैंने लिखी थी कविता, और जब मैं पेंटिंगें करता हूं तो मैं उस समय कुछ लिख देता हूं। तो उसमें क्या था कि कुछ मित्रों ने मुझको दिखाया, जब प्रदर्शनी में उचित लगे तब उन्होंने बुलाया और मुझको दिखाया कि देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो उसमें था कि रहने दो फूलों का जीवन, हमें नहीं उपहार चाहिए। रहने दो फूलों का जीवन, हमें नहीं उपहार चाहिए। इन फूलों के बदले में हमें तुम्हारा प्यार चाहिए। इन फूलों के बदले में हमें तुम्हारा प्यार चाहिए। मिला था हमको स्वर्ग मगर हमने कहा संसार चाहिए। संग तुम्हारा कितना शीतल, साथ यही हर बार चाहिए। साथ यही हर बार चाहिए। बहुत ये छोटी सी ये कविता है। क्या मांगा आपने सारी कविता में? कि दुनिया के सब चीज को रहने दो, अपना हृदय मुझे दे दो, जो उसमें सबसे मधुर चीज है वो दे दो, जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम। तो इसको छोटी सी कविता का तो बहुत उत्तम मैसेज है समझने वालों के लिए। जी। तो प्रेम से ना, तो प्रेम से बलवान कुछ है। जी जी बिल्कुल, है ना। प्रेम में जो ताकत है वो असीमित है। और अगर वही आपको मिल गया सच्चा और शुद्ध, तो बाकी दुनिया एक जगह वो एक तरफ। लाल जी, मैं आपको मधुरम बोलूंगा, एक दो मधुर चीज और सुनाइए, मेरी इच्छा है। अच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो एक और मैं लिखा था, कविता एक लिखी थी और उसको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग मतलब पेंटर हैं तो रंगों को ज़्यादा मतलब प्रयोग करते हैं और उस दुनिया में रहते हैं। तो गुरुजी एक है हमारी जो रचना है वो है कि तुम सागर के पार चलो, मैं रंगों की बात करूंगा। तुम सागर के पार चलो, मैं रंगों की बात करूंगा। अंधियारे से घबराओगी, मैं आशा की बात करूंगा। क्या बात, मैं आशा की बात करूंगा।
तो इसमें अगली अगली जो पंक्तियां हैं वो है कि रेशम सा है बदन तुम्हारा, अंगारों सा दहक रहा है, हे मृगनयनी हमें बता दो, सारा जग क्यों बहक रहा है। गिर जाएंगी शबनम बूंदे, मैं बरखा से बात करूंगा, तुम सागर के पार चलो, मैं रंगों की बात करूंगा, अंधियारे से घबराओगी, मैं आशा की बात करूंगा। आपके हृदय की गर्मी मेरे तक पहुंच रही है और आपने अपने मिशन में सफलता प्राप्त की कि नहीं, मुझे ये बता दीजिए। इसकी अगली पंक्तियां हैं, आप सुन लीजिए उसके बाद में। बहुत अच्छी। कहती हो उस पार न जाना, लहरों से घबराती हो, फूलों जैसा जीवन पाया, कांटों से डर जाती हो। देखो पंखों को फैलाओ, देखो पंखों को फैलाओ, मैं उड़ने की बात करूंगा, तुम सागर के पार चलो, मैं रंगों की बात करूंगा, अंधियारे से घबराओगी, मैं आशा की बात करूंगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या बात है। धन्यवाद सर, ये प्रयास था एक। मैं कल ये बात सोचता रहा था जी। अब मैं कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को समझ के बात नहीं कर रहा हूँ जी। कल मैंने आपके कान देखे, आपकी भुएं देखी, मुझे लगा कि ये व्यक्ति अंदर से खाली नहीं हो सकता, क्या है इसके अंदर। अच्छा। अब मालूम हो गया खजाना किधर है। लेकिन मेरी पेंटिंग में सारा सीना आपने खाली रखा है, इसमें कुछ भर दीजिए। बिल्कुल। मेरे पास भी मेरी रचनाएं मैं आपको कभी सुनाऊंगा, वो रजिस्टर भी मेरे पास नहीं, आजकल कम लिखता हूँ जी। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बाकी रहा, बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, बहुत चीज़ें क्रूडली मर्डर्ड हो जाती हैं, बहुत चीज़ें अपनी उत्तमता के कारण बनी रहती है। ऐसा एक मेरा जीवन क्षेत्र है, अभी ऐसा ही है। लेकिन मैं घबराया नहीं था कभी, जैसे आप नहीं घबराते हैं जी। इसलिए पानी के ऊपर रहा, कभी डूबा नहीं नीचे। तो ये भाव कविताओं में आते हैं और कवि या लेखक भाषा के माध्यम से समाज को चेतना देता है कि नहीं जी, वो काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा करें, मेरे हृदय में कुछ भर दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, ये तो आपकी सहजता है और विनम्रता है कि आप इतने समृद्ध हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ों से जुड़े हैं और हम लोगों को मिल पाए, और यही हम लोग की ये कामना है। और प्रभु से आशीर्वाद भी है कि आप लोग के पास में जो खजाना है वो नई पीढ़ियों को मिले, इससे वो समृद्धशाली बने। आप भवानी प्रसाद जी मिश्र की कविताएं कभी पढ़िएगा। जी जरूर। बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में उनको बुलाया जाता था। जी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एक ढंग से कविता लिखते थे, गोपाल दास नीरज एक ढंग से लिखते थे, वीरेंद्र मिश्र एक ढंग से लिखते थे, कुसुम कुमारी सिन्हा एक ढंग से लिखती थी, बच्चन जी एक ढंग से लिखते थे। इनको बोला एक कवि सम्मेलन में, मेरे पास मैंने भी किया कवि सम्मेलन कई बार, तो उसमें आए थे, तो उन्होंने एक गीत लिखा था, जी हुजूर मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हुजूर मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत प्रणय का है, ये गीत विलय का है, क्या बात है, ये गीत उदय का है, ये गीत मुझे ले चलेगा आगे, आपको क्या चाहिए बोलिए। अच्छा। अरे वो कविता सुन करके रॉक्सी सिनेमा हॉल में एक कवि सम्मेलन किया था, इतनी तालियां पड़ी है कि भवानी प्रसाद जी में से 2-3 मिनट सुनते रहे, बोले आप अपनी तालियां बंद करें तो मैं वापस शुरू करूंगा। अच्छा। खूब मस्ती में होती थी ये कविताएं। कविताएं बहुत जबरदस्त चीज है। गोपाल प्रसाद जी नीरज ने कविता पढ़ी थी, जल्दी न करो जरा सुस्तालो तो मैं चलूं। मैं इतना हाँफते हुए मेरी जिंदगी है, लोग ये सुनाओ वो सुनाओ, जरा सुस्तालो धीरे से तो मैं चलूं। क्या बात है। ऐसी बढ़िया बढ़िया कविता सुनी, एक नहीं सैकड़ों कविताएं उनकर। बहुत अच्छा गला भी था उनका, वीरेंद्र मिश्र का गला भी बहुत अच्छा था। एक गीत उन्होंने लिखा, मेरा देश है ये, इससे है प्यार मुझको। ये कविता
कम से कम 50 लाइन की है। जी। नेहरू जी ने सुन ली एक बार, अच्छा। तो बोले ये वीरेंद्र मिश्र कौन है, बुलाओ इसको। ओ। उनका तो फरमान वैसे ही चलता था। हम्म। खोजा गया, ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर से उनको बुलाया गया कि पंडित जी ने आपको याद किया, और बुलाया। वो जो आदमी गया वो टिकट लेके गया साथ में, साहब ये आपकी टिकट है अच्छा। फर्स्ट क्लास की। क्या बात है। तो वो बोले कि मैं खादी का कुर्ता पजामा पहन के फर्स्ट क्लास क्या जाऊंगा, कुली मुझे कुली समझेगा या मेरा क्या होगा वहां, जी। आ जाऊंगा मैं। बोले नहीं साहब जाना पड़ेगा, पंडित जी का हुक्म है। पंडित जी उनको संसद में लेके गए, बोले वीरेंद्र मिश्र प्लीज वो मेरा देश है ये पढ़िए और बताइए इन सब लोगों को कि क्या है देश मेरा। क्या ये बात बेचने की चीज है जो सब लोग लग गए इसको, कुछ किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया और बोल दिया ये तो पंडित जी ने हुक्म दिया था। जैसे अभी आ गया इसका, आज अखबार में एक नियम है, मुझे याद आ गई वो घटना, ये सीएम का हुक्म है, इसको ब्रह्म की लकीर मान के चलिए। जोगी जी ने दिया है। अब क्या करे आदमी, फ्रीडम भी चाहिए और संयमित भी रहना पड़ेगा। उन जमानों में क्या कवि एक एक सामने हुए। डॉक्टर श्रीमंगल सिंह सुमन ने कविता लिखी थी, लक्ष्मण जी का आरोश। जी। सब कुछ हो गया, सीता जी को रावण लूट के ले गया, उठा के साला चोर की तरह। राम कहते हैं वो बहुत विद्वान है, लक्ष्मण क्रोध मत करो। वो कविता आप सुन लीजिए, आपको मन होगा कि राम जी को एक चांटा जड़ दें जाके। आपकी पत्नी को उठा के ले गया और आप इतनी शांति में बात कर रहे हैं। जी। लक्ष्मण है शेषनाग के अवतार, भगवान विष्णु के ऊपर हजारों जीवें लपलपाती रहती है उनकी, लेकिन भगवान अस्थिर नहीं होते, आराम से सोए रहते हैं। लक्ष्मी को बोलते हैं उनका पांव चंपी कर रही है आराम से। जो आदमी उतनी लपकती हुई जहर की जिह्वाओं के नीचे आराम से सो सकता है उसका नाम विष्णु है, वो राम थे। तो बोले लक्ष्मण ऐसा मत करो, इसका भी दिन आएगा एक दिन, वक्त का इंतजार करो। बोले महाराज वो ले गया सीता मैया मेरी भाभी को उठा के। राम ने सोचा इसका भाभी का कितना इसका अनुग्रह है उसके ऊपर। जब गहने पहचानने को बोले, माथे का कर्ण फूल दिया, मैंने तो कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। पांव के बिछी, हाँ ये उनके हैं। जी। माने उस व्यक्ति ने नजर सीता के चरणों से ऊपर नहीं उठाई कभी शरीर पे। जी। ऐसे देश के भावुक कवि लोग जैसे आप हैं, अभी 2 कविताएं आपने मुझे सुनाई, मुझे वो बीज दिखाई दे रहे हैं। आप इसको पुष्ट करिए और खूब लिखिए। मां सरस्वती आपका आशीर्वाद रहे गुरुजी। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए और रहेगी बराबर। ये संजोग की बात है कि आपसे मुलाकात हुई। और सुभाष मेरा छोटा भाई साधु है एक। जी बिल्कुल। वो गृहस्थ नहीं है, साधु है। साधु है वो। गृहस्थ भी है। ये लड़का जी। डॉक्टर है हार्ट का। इसको मालूम है हार्ट में संवेदनाएं कितनी होती है, हड्डी किधर है, हवा किधर से जाती है, किधर से आती है, किधर से क्लीन होती है, ये सब बता देगा। जी। लेकिन वो भावनाएं किधर बनती है हृदय के अंदर, या पूछिए इसको, बता देगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भावनाओं का क्षेत्र एकदम अलग होता है और कार्य आजकल दुनिया में जिस ढंग से करना पड़ता है, कितना लाग लपेट ऊपर नीचे करके करना पड़ता है काम, ये मलिन करता है जीवन को। जी। क्या करें आप। और आप लोग कवि जो लिखते हैं, ये पेंटिंग जो करते हैं, ये आप कभी कभी वो सच बोलते जो सहज रोजमर्रा के बर्ताव में नहीं बोल सकते आप। कविता ऐसे भावों को वाणी देती है। इसलिए मैं तो बहुत सुखी हूं, मेरे परिवार में कोई भी पियक्कड़ नहीं है, कोई चरित्रहीन नहीं है, किसी का कोई लफड़ेबाजी नहीं है किसी के साथ। अगर मैं उस तरह का लफंगा होता तो इनको सबको फ्रीडम मिल जाती। बिल्कुल। यहाँ होता तो वो भी करते हैं, ऐसा नहीं होने दिया। तो ये जो व्यवहार से समझाने की बात है,
ये सब समझदार आदमियों को बिना बोले भी समझ में आती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई, ये उपाय नहीं अपना कोई करने का। अब साल में बच्चों ने कभी एक बार किसी सभ्यता के वशीभूत होकर या किसी एक चीज शराब पी ली, जी मेरे पास खबर पहुंची तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया। फिर मैंने शांति से सोचा कि नहीं पीते तो इनको अनुभव कैसे होता है इस चीज का कि ये मद्य होता है। पागलपन नहीं किया, ये उनके संयम का परिचायक है। मीटर है ये, जी किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। बिल्कुल। तो खुशी हुई मेरे, हालांकि मैं इनसे ही कहता हूँ क्यों पी तुम लोगों ने, जरूरी था? कोई जवाब नहीं देता मुझे, अच्छा नजर नीचे कर लेता, लेकिन मैं समझता हूँ अंदर से हाँ कि अनुभव हो गया बिल्कुल। और संयम में रह गए। और वो पी के नाली में मुंह डाल करके कोई मकान से नीचे आ जाता, कोई ऊपर रह रहा हल्ला करते हुए निकलता तो क्या इज्जत रहती मेरी और इनके माता पिता की। ये ऐसे पूछ जने वो राजस्थान में कायर है मायरी है हड़ा पूछ जन जड़ा राण प्रताप कि अकबर सूचो ओज के जान सिराना सांप। तो ये होती है स्वभाव की उत्तमता। सब पास हो गए उसमें, आई डोंट मिसअंडरस्टैंड देम। एक दिन पिया, ठीक है, हो गया, अनुभव हो गया ना, खेल खा लिए बच्चे, तो क्या हो गया इसमें? ये होता है, जीवन में होता है। हाँ, तो अब अगले सवाल के लिए हम सिद्धार्थ सर के पास में चलते हैं, फिर आप अगला सवाल करें। बड़ा ही रोचक आप लोगों का कविता के ऊपर संवाद चला और कुछ बड़ी प्यारी कविताएं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि और सुन के कि बाबा जी को इतने सालों पुरानी कविताएं और बातें इतनी अच्छे से याद हैं। इसके पहले हम अगला सवाल पूछें। हमारे साथ एक नन्हे से मेहमान भी बैठे हुए हैं, अथर रखोटिया। वो हंस रहे हैं। अभी बातचीत के दौरान एक बड़ी प्यारी सी चित्र उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर, बहुत। और वो चित्र इनकी बातचीत सुनते सुनते उन्होंने बनाया और अद्भुत है। तो बड़ा ही अद्भुत रंग भरा चित्र। शायद इनको बातचीत बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए उसके साथ उन्होंने इतना सुंदर सा चित्र भी बना डाला। तो ये तो हुई हमारी बातचीत। इतने रंग, वो तुमको ये कभी उत्साह में बोल रहे हैं, कभी धीमे स्वर में बोल रहे हैं, कभी काला कभी लाल, इतने सारे रंग हैं बातों में, लेकिन मैं कुछ नहीं समझा ये क्या बात कर रहे हैं, है ना? ये तुम्हारा भोलापन है। अभी बताइए ये मैंने क्या लिखा है। ये मैं नहीं समझता जैसे तुम इनको नहीं समझे। मुझको मालूम है ये क्या लिखा। हाँ, तुमको मालूम है कि हर बात की एक तय होती है। धीरे धीरे उन्नति करते करते इतने सारे रंग जीवन में तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे भी होंगे बेटा। कितनी प्यारी सी तरीके से तुम्हारे चित्र को बाबा जी ने, आज तुमने जो कुछ किया, जब तुम जवान हो जाओगे 20 वर्ष के, तुम्हारे जीवन में भी इतने रंग भर जाएंगे सब। विद्या का, गाने का, डांसिंग का, खेलने का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, कुछ जो भी चीज आएगी तुम जीवन में उतार लोगे कि हाँ ये अच्छी चीज मेरे को भी पसंद है। जैसे तुम ऑर्गन बजाते हो, मैं तो नहीं बजा सकता, एक शॉट भी नहीं कर सकता उसको। कभी सह निकलेगा, कभी रा निकलेगा, कभी पी निकलेगा, कभी ई निकलेगा, और तुम बजाते हो तो सारे ग म प सब निकलता है उसमें। ऑर्गन बजाते हो ना तुम, आज दोपहर को बजाया कितना मीठा लगा था वो, पर तुम बंद कर दी। तुम तो राजा हो अपनी मर्जी के, मर्जी का। नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज बताओ नोनू, तुमको बहुत कुछ, अच्छा बना है बेटा, आई लव इट रियली। तुम्हें कुछ सवाल पूछने का मन है बाबा जी से? एक सवाल पूछो जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। कि मेरे जितने भी दादाजी हैं सबके बीच के बाल कहाँ गए। वाह, बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा है। बीच के बाल, तुम्हारे बाबा के बीच के बाल ये कहाँ चले गए, ये तुम्हारी मम्मी से पूछो। मेरे को मेरे बाल पीछे से कहाँ चले गए, ये दादी माँ से पूछो। बेटा, जब जब जीवन में कोई चीज हम एक मात्रा से अधिक करते हैं तो शरीर का कोई न कोई अंग झड़ जाता है। बाल शरीर के एक अंग हैं, बुढ़ापे में एक कम उगते हैं तो कुछ तो वैसे कम हो जाते, कुछ जिनको दिन भर दिमाग का काम करते रहना पड़ता है और विनोद हंसी मजाक कुछ नहीं होता,
उनके बाल जल्दी गिर जाते हैं। बालों इनको भी सेवा चाहिए काला रंग रखने के लिए। हमारी दादी माँ 78 वर्ष की है, बड़ी वाली दादी माँ, कितने बाल काले हैं उनके अभी? हजारों बालों में से 20-50 बाल सफेद होंगे सिर्फ। हमारे सफेद हो गए, लेकिन गया नहीं, खाली इधर से जरा सा प्रॉब्लम हुआ है, गया तो गया। इसीलिए आगे जब चोटी रखते थे, चोटी बांधते थे सूर्य को प्रणाम करके, तो उसमें गांठ दे लेते थे कि मैं हर गलती का विरोध करूंगा, जो बात सत्य नहीं है गांठ बांध ली चोटी में, इसको ऐसे ही रखूंगा, और गलती करेगा कोई तब इसको खोलूंगा और उसको बताऊंगा ये ठीक नहीं है बात ये। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की एक लंबी सड़क है जिसमें आपको चलना है। इसका वेद मंत्रों में भी बहुत महत्व है, चोटी में गांठ बांधे रखने का। ये सब चीज़ अपने जीवन को संयम में बांध के रखो। ये पताका है आपके सिर की, है ना? इससे आगे और डिटेल में समझने के लिए बहुत चांस मिलेगा तुमको जीवन में, देखना इसका। मुझे लग रहा है अथर्व को अपने सवाल का जवाब मिल गया। अभी हमारे तो कोई बीच में खाली नहीं है ना सिर्फ, मुझे लग रहा है अपने लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। इसलिए नहीं है कि बेटा अभी ये बढ़ेंगे, तुमको कोई चिंता नहीं है। तुमको कोई तकलीफ हुई, पापा मेरे को ये चीज चाहिए, मम्मी ये चीज चाहिए, दादी ये चीज चाहिए, वो चीज मिल गई तुमको, क्या चीज की चिंता है? फिर एक दिन कभी होगा कि तुम्हारे 100 इच्छाओं में से 20 इच्छा पूरी नहीं, देखना तो बाल कम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अपने जीवन को जितना खुश रखोगे बस उतने बाल खेलते कम होंगे। तो हंसते खेलते रहो, मतलब अपने जीवन भर बचपना, और खाना ठीक से खाओ, दूध ठीक से पियो। अच्छा, खाने की बात आपने की बाबा जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक अच्छे खान पान, जैसे एक स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें से खान पान भी एक है। हम लोगों ने योग, व्यायाम, संगीत, धर्म सबके बारे में बातें की, जो सबकी एक जिसको कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। तो इन सब एक होलिस्टिक हेल्थ, एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। उसमें खान पान भी एक धर्म ही हम लोग कह सकते हैं कि खान पान भी एक धर्म है। तो खान पान के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि एक अच्छा खान पान आप किसे कहते हैं, और हम लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खान पान में? जितनी आपकी टोटल भूख है उससे पौना खाइए। 4 फलके की भूख है तो 3 खाइए। ये उम्र से भी संबंध है इसका, कि युवावस्था में आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होनी है। खान और पान दोनों, खाना और पीना, इसको खान पान बोलते हैं। तो उतना खाइए, उतना पिए जिससे आपके शरीर की ऊर्जा आपके पास जो काम है उसको करने में सक्षम रहे। ज़्यादा खाएंगे काम नहीं कर सकते, कम खाएंगे काम नहीं कर सकते। संयमित खाना, तो शाकाहारी खाने में मैं ये बोलूँगा कि जितनी भूख है उससे पौना खाइए, पूरा कभी मत खाइए। उसमें अचार और तेल की चीज़ें कमती खाइए। दूध दही की प्रधानता रखिए। मैं रात के वक्त चावल नहीं खाता, दिन में खाता हूँ। इसके आरोग्य के सिद्धांतों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इस खाने पीने के बारे में, लेकिन मैं ब्रीफली इतना ही बोलूँगा कि खान पान अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाइए। ओवर ईट भूल करके भी मत करिए। और खूब चबा के खाएंगे तो आपको लगता है कि मैं अभी बैठा हूँ खाना खाने, 4 रोटी खाऊंगा, पूरी चबा के खाएंगे तो दो रोटी में पेट भर जाएगा। आप देख लीजिएगा कल सुबह ही प्रैक्टिस करके इसको। अगर आपने कमती चबा के खाया, सलाइवा उसमें कमती मिली, आप ज़्यादा खा लेंगे। और जिस दिन ठीक से खाया, 32 बार चबा के पूरी सलाइवा मुंह में बनेगी, क्योंकि चबाने से बनती है। सलाइवा की ग्रंथियां नीचे दांतों से दबती है तो उसमें से सलाइवा छूटती है, वो पूरी मिलेगी। तो 4 रोटी का खाने के लिए बैठेंगे तो आपको 2 रोटी में पेट भर जाएगा, तो ओवर ईटिंग कभी होगी ही नहीं। और उसमें भी अगर लिक्विड चीज़ें ज़्यादा रखेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, पकाना टाइम से होगा, सॉफ्ट स्टूल होगा, पेशाब ठीक हो। इसके लिए पूरा पानी पीना चाहिए।
गर्मी की मौसम में एक आदमी को दिन में कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जाड़े के मौसम में 2.5 लीटर पानी काफ़ी है। तो खूब पेशाब साफ रहेगा, किडनी साफ रहेगी, किडनी की बीमारी नहीं होगी। जो पानी कम पीता है उसको किडनी की बीमारी होती है, जलोदर रोग हो जाते हैं ज़्यादा पानी पीने से। तो हर चीज़ की एक उत्तम मात्रा अपने शरीर के धर्म को समझ के, काम को समझ के आदमी को ठीक कर लेनी चाहिए। और जब देख ले कि हाँ अब मेरा पेट भर गया है और सांस लेने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही, सांस प्रवास उस वक्त भी सम है, आपका तेज नहीं हो रहा, ज़्यादा खाने से सांस तेज हो जाएगी आपकी, थोड़ी देर में देखिएगा। सोएंगे तो खराटे मारेंगे, आप सो नहीं सकेंगे, ठीक है, अगल बगल को उठा देंगे सबको। तो इसलिए खाना पीना दोनों संयम, और दूध का प्रयोग अवश्यमेव करना है, सुबह भी और शाम भी। जी मैं मानता हूँ मोटा मोटी। फलों का प्रयोग करिए, खाने से पहले फल खा लीजिए, थोड़ा सा बाद में खा लीजिए। अभी सर भाग दौड़ की जिंदगी है और इसमें हम लोग देखते हैं कि नहीं, लोग खड़े खड़े खाना खा लेते हैं, या कुत्ता भोजन है वो जी, कुत्ता भोजन बोलते हैं हम लोग उसको। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े हंगना मूतना, ये आदमी का काम है क्या? प्लेट लिए लिए घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आपका ध्यान किधर है फिर? पब्लिक इमेज बनाने का। तड़क भड़क बढ़िया खाना खा लिया, प्लेट आधी खाई आधी छोड़ दिया। वो तुम्हारे बाप ने दिया था वो पैसा, आधा खाना तो जूठा डाल दिया आपने। मैं इसको बहुत सख्त नापसंद करता हूँ। और बफे डिनर हो रहा, मैं जाता ही नहीं वहाँ बेसिकली। बिल्कुल नहीं, एक सिद्धांत सर जीवन में होना चाहिए जो हमेशा जिसका पालन हो और वो उसके मापदंड हमेशा बने रहें। ये महत्वपूर्ण होता है, हम लोगों को भी इससे सीख मिल रही है बहुत कुछ। और कुछ और सवाल सर आप पूछना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे नोनू जी? पूछिए। आपके दांत कहाँ गए? कुछ तो मेरे पास हैं अभी। 83 वर्ष की उम्र में मेरे 8 दांत हैं अभी ओरिजिनल। और बाकी जो मेरी गलती के कारण खराब हुए, गलती कैसा? खाना खाने के पहले कुल्ला नहीं किया। मुंह में जो सलाइवा है, लार जो है, उसके जो छिद्र हैं मसूड़ों में निकलने के, जीभ में, वो बंद हैं किसी कारण से। आपने पान खाया, मिठाई खाई और कुछ लटर पटर खाया, टॉफी खाई, वो उसके ऊपर लग गया, पर वो लार नहीं निकली। वो खाना कभी पचेगा नहीं ठीक से। तो इसलिए कहा कि भाई खाना खाने के पहले मुंह साफ कर लीजिए, खाना खाने के बाद भी कोई चीज़ जीभ के ऊपर रहने नहीं दीजिए, किसी प्रकार की चिकनाई। और गले में, अंग्रेज लोग देखो खाना खा करके चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, किसी गर्म चीज़ जाए एकदम भोजन की नली साफ हो जाएगी, गर्म चीज़ से कोई चिकनाई है तो उतर जाएगी। अपने लोग पापड़ खाते हैं, किस लिए? पापड़ में कितनी औषधि युक्त चीज़ें मिला के बनती थी, धूप में रहते थे, सूखते थे। और कुछ भी इसके बंधन है कि वो तुम अभी नहीं समझा सकते तुमको, कि वैसा लोग कोई आ जाए उस स्थिति में होने वाला लोग तो पापड़ काले हो जाते हैं सारे, खाए नहीं जाते, फिर उसके बाद फेंकना पड़ता है सब कुछ। तो इसलिए ये सब सफाई का काम है कि चिकनाई, गले की पाइपें जिससे खाना नीचे गया और जीभ पे नहीं रहनी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए वो। इससे खाना खाने के बाद आप दांत साफ करिए, कोई भोजन का टुकड़ा इधर उधर फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए, जीभ से जीभ साफ करिए। और तब खाना खाने के समय पानी आधे गिलास से ज़्यादा कभी भी ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। वो भी अगर सूखा खाना है और घी का खाने के साथ तो पानी पीना ही नहीं है, बिल्कुल मिनिमम 1 घूंट 2 घूंट में काम चलाना है। हलवा खा करके आप कल पानी पी के देखिए, आधा गिलास, खांसी हो जाएगी शाम तक, खांसते खांसते पागल हो जाएंगे। नियम है बेटा खाने के। इसलिए जो कुछ तुम करो उसको ध्यान से करो, क्योंकि जब तुम बड़े होगे तो सप्तशती में बोला है कि बच्चों को हम इसलिए ठीक से पालते पोसते हैं, प्यार करते हैं कि बड़े होके हमको बुढ़ापे में संभालें, ये हमारा सारा बने रहें, हम गिर नहीं जाएं कहीं। तो बच्चे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ठीक से बड़ा हो और अपने माता पिता बड़ों की सबकी रक्षा करे और उनको अच्छा खाना खिलाए, अच्छे से रखे, ताकि उनके वृद्धावस्था में तकलीफ नहीं हो। तो ये सब काम तुमको करना है। तो अच्छा खाना, ठीक से खाना बहुत ज़रूरी है।
खाना खा करके आप भाग दौड़ मत करिए, व्यायाम मत करिए, नुकसान करेगा वो। टहल लीजिए, वज्रासन पे बैठिए, ठीक रहेगा, खाना बढ़िया से पचेगा एकदम। हमको तुम्हारी दादी माँ को देखते हो ना, रोज 150 कदम टहलते हैं इस हॉल में, उसके बाद जाके वज्रासन करते हैं 10 मिनट, और फिर एक पाचन प्राणायाम करते हैं, सीधे लेट के शवासन में 8 बार, फिर दाहिनी करोट का शवासन, दक्षिण शवासन करके 16 सांस, और फिर वाम शवासन करके 32 सांस। खाना यूं का यूं पचेगा एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम करके देख लो, मैथमेटिक्स की तरह ठीक है एकदम काम। कितनी उपयोगी बातें हैं सर। और हमें लग रहा है कि भारत देश इसीलिए पूरे विश्व का गुरु माना जाता था कि यहाँ पे जो बातें लोग सीखते हैं वो आम दिनचर्या में प्रयोग होते थे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिनको आज लोग भूलते से जा रहे हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है कि हम फिर उन बातों को अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को और आसान बनाएं। सही है ये बात सर। बस वाकई में बहुत ही शब्द नहीं है बोलने के लिए कि ये कितनी उपयोगी बातें आज हम सबको जानने मिली। और अथर्व जी का भी धन्यवाद कि उनके 2 सवालों की बदौलत और भी बहुत उपयोगी बातें हम लोगों को मिली। तो अब समय की कमी को देखते हुए हम लोग को यहाँ पे विराम अपनी बात को अथर्व को और बता देता हूँ। दूध की चीज के साथ खटाई मत खाना कभी भी, चाहे वो नींबू की हो चाहे अचार की हो, दूध के साथ नहीं चलती वो चीज। दूध के साथ खट्टा नहीं। में पनीर बन जाएगा। पनीर बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो पेट में जाने के बाद है, लेकिन बेमेल भोजन कहलाता है, विपरीत अवस्थाओं वाला भोजन होता है। घी खाओ, घी के साथ आप घी के बाद भी पानी नहीं पी सकते। पानी तो खाना खाने के बीच में मिनिमम। और चिकनाई वाला चने के सत्तू खाएगा तो वो तो घी में ही बनते हैं, घी से ही झांधे जाते हैं। आप पानी पी देगा तो ऐसे ही ब्रोंकाइटिस होगा, पूरे सीने में कफ भर जाएगा, सांस कैसे लेंगे फिर। एकदम विपरीत भोजन, विपरीत नेचर वाला भोजन नहीं करना चाहिए कभी। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, उसका बोलेंगे दादी गर्म दूध दे दो, ये क्या बात हुई? नहीं चलेगा। खाना खाने के बाद आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, अंग्रेज लोग खाते हैं। पेट में जठराग्नि में खाना गर्मी में पचता है, ऊपर से आइसक्रीम का एक प्याला भर के खा लिया, वो आग जो पेट में जली, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो बंद हो गई। खाना भी सड़ रहा है, आइसक्रीम भी सड़ रही है पेट में। फिर वो हवा छोड़ते रहेंगे, दुर्गंध फैलाते रहेंगे सब जगह, ये होगा उसका मतलब। तो समझे आप ये ज्ञान उपयोगी, कितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं खाने से संबंधित। खाना एक पूरा अपने आप में, जैसे खाना बनाना कला है वैसे ही खाना खाना भी एक कला है और विज्ञान है। तो अब आज हम लोगों को अपनी बातचीत का सिलसिला यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। हमें उम्मीद है कि हम लोगों को आगे फिर से बातचीत का मौका मिलेगा और कुछ और अच्छी बातें हम लोग को जानने और सीखने मिलेगी। तो आज हम लोग अपने श्रोताओं को से विदा लेते हैं और सबको नमस्कार। बहुत ही रोचक कार्यक्रम ही रहा। हमारे विशिष्ट मेहमान के अंतर्गत श्री विजेंद्र मोहन लखोटिया जी थे और बहुत ही विषय पे हम लोग बात किए। और आज का कार्यक्रम समाप्त करने के लिए हम मतलब इस मोड़ पे आ गए हैं कि ये कार्यक्रम समाप्त करें। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे। हम कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। नमस्कार।